हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मजे में होगे, जम के पढ़ाई कर रहे होगे। मैं भी बहुत मजे में। हमने प्रीवियस क्लास में हमने कवर किया था चैप्टर 5 एसएम पार्ट 1 में आधे कॉन्सेप्ट्स को ऑलमोस्ट हमने कवर किया था। नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 5 और इसके साथ ही हमारा एसएम का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। आप जानते हैं एफएम का रिवीजन आपका आज से ही पैरेलल में स्टार्ट होने वाला है, जो हाईली स्ट्रक्चर्ड है, जिसके आपको ग्रुप ज्वाइन करना है। और आप डेफिनेटली आपने ग्रुप को ज्वाइन किया होगा, नहीं किया है अभी तक तो फटाफट करो, राइट। एफएम के अनाउंसमेंट के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक डला हुआ है, वहां से आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप की बात कर रहा हूँ। नाउ सी दिस, एज फार एज एसएम इज कंसर्न, ये हमारा आखिरी लेक्चर है जिसमें हम पार्ट 2 को कवर करेंगे 5th चैप्टर के। सो लेट्स बिगिन। एसएम चैप्टर 5 की हम बात कर रहे हैं, पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं, करेक्ट। चैप्टर 5 का नाम है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, दैट व्हाट वी हैव सीन इन द अर्लियर क्लास। और इसको हमने बहुत डिटेल में समझा था कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन क्या होता है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हमने कवर किया था। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। यहां हम आके रुक गए थे, सो हम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क से कंटिन्यू करेंगे। मैकिन्से 7S मॉडल की हम यहां बात करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैकिन्से 7S मॉडल। नाउ दिस इज अ टूल that analyzes a company's organizational design. You know, company's organizational design is very important. What we have learned while learning about the implementation is that whenever we formulate a strategy, we have to design our structure accordingly. So structure follows strategy. अगर ऐसा नहीं कर पाए हम तो उस कंडीशन में हमारा स्ट्रैटेजी हमें फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। तो स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर में एक अलाइनमेंट होना चाहिए। सो हाउ टू डिजाइन आवर स्ट्रक्चर, राइट। फॉर दैट पर्पस वी हैव अ टूल दैट इज कॉल्ड एज मैकिन्से 7S मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। दिस मॉडल एम्स टू डिपिक्ट हाउ इफेक्टिवनेस कैन बी अचीव्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इंटरैक्शन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स। नाउ इन दिस मॉडल यू विल फाइंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट, वन इज हार्ड एलिमेंट, वन इज सॉफ्ट एलिमेंट। और इनका इंटरैक्शन सही तरह से हो तभी आपका ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन क्या हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है। एंड इन 7S मॉडल यू विल लर्न दैट हाउ टू मैनेज दिस हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट टू डिजाइन अ ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन और स्ट्रक्चर। The McKinsey 7S model focuses on how the soft S and the hard S elements are interrelated, suggesting that modifying one aspect might have a ripple effect on the other elements to maintain an effective balance. So अगर आप एक एस्पेक्ट को चेंज करते हैं तो इसका इंपैक्ट आपको दूसरे एस्पेक्ट पे मिलेगा, राइट। तो रिपल इफेक्ट का यही मतलब हुआ कि एक एस्पेक्ट को चेंज करेंगे तो आपको दूसरे एस्पेक्ट पे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यू विल हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन ऑल दीज हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स टू हैव एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। अब ये हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट क्या है, तो टोटल एलिमेंट हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास लेट्स से वी हैव द स्ट्रैटेजी, देन वी हैव द स्ट्रक्चर एंड देन वी हैव द सिस्टम। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, सिस्टम की बात करें, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम आर द हार्ड एलिमेंट्स। देन वी हैव द स्टाफ, वी हैव द स्टाइल, वी हैव द स्किल्स, राइट। अगर हम स्टाफ, स्टाइल, स्किल्स एंड यहां भी ले लो, इसको शेयर्ड वैल्यू की बात कर ले, तो ये चार होते हैं हमारे सॉफ्ट एलिमेंट। सो इन दिस वे, और ये सबके सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं। जाहिर सी बात है किसी एक को चेंज करोगे तो रिपल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, बाकी को आपको अकॉर्डिंगली अलाइन करना होगा टू हैव अ परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसका एक कंसेप्चुअल डिटेल वीडियो भी मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे। अगर आपको विद एग्जांपल, विद कंपनीज एग्जांपल बहुत डिटेल में समझना है तो वहां से आप उसको रेफर कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास टाइम का थोड़ा लिमिटेशन, तो वी विल गो शॉर्ट। So there are two elements, one is the hard element, one is the soft element. Hard element में we have the strategy, we have the structure and we have the system. And in soft element we have the shared values, staff, skill and the style, right? इसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। So let's see this. First of all we have the hard elements. सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, hard elements आ गया। Now hard element का मतलब क्या हो गया, the management directly controls the hard element. Hard elements can be controlled directly by the management. आप डिसाइड करते हैं इन चीजों को और आप इन चीजों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपका स्ट्रक्चर है, आपका सिस्टम है, आपकी स्ट्रैटेजी है। यू नो, अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो हम जानते हैं स्ट्रैटेजी क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है फ्यूचर का, वेयर वी वांट टू गो। उसके लिए वी डेवलप अ स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी के थ्रू हम अपने फ्यूचर पोजीशनिंग को अचीव करते हैं। Strategy is basically the direction of the organization, a blueprint to build on a core competency and achieve competitive advantage to drive margins and lead the industry. Now we know what the strategy is. A strategy is a plan of action through which we create competitive advantage. Strategy is basically, you know, using our core competency to achieve competitive advantage. Strategy is basically blueprint to build a, you know, brilliant future. Our strategy gives direction to the entire organization. That's what the strategy is. As far as structure is concerned, depending on the availability of resources and degree of centralization or decentralization that the management desire,
It choose from available alternative of organizational structure. Now what we are trying to say here कि organizational structure कौन सा चूज करेंगे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसी चैप्टर में आगे हमें पढ़ना है. फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, डिविजनल होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, एसबीयू स्ट्रक्चर होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है. देन वी हैव द नेटवर्क स्ट्रक्चर एज वेल एंड द आवरग्लास स्ट्रक्चर. सो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर. हर एक स्ट्रक्चर का जो आप डिजाइन की बात कर लो तो वो डिफरेंट होता है और अकॉर्डिंगली अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होता है, अपने स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करना होता है. देन देयर इज द सिस्टम. System means here simply means the development of daily tasks, operations and teams to execute goals and objectives in the most efficient and effective manner. So whatever system of what? Your tasks, operations and teams that should be in alignment with all these two. यानी कि strategy के हिसाब से structure, then accordingly we need to have the system. ये तीनों ही क्या है? Directly management control करता है. तो ये आपके hard elements हो गए. Strategy, structure and the system. स्ट्रैटेजी का मतलब हमने क्या कहा, डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन बोला. स्ट्रैटेजी का मतलब हमने कहा कोर कॉम्पिटेंस को एक्सप्लॉइट करके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना. स्ट्रक्चर का मतलब हमने क्या कहा कि डिपेंडिंग अपन किस तरह का सेंट्रलाइजेशन चाहिए, डिपेंडिंग अपन कितने लेयर्स चाहिए, डिपेंडिंग अपन कितने प्रोडक्ट एंड मार्केट में हम ऑपरेट कर रहे हैं, सो ऑन. इनके आधार पे हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करते हैं. देन वी हैव द सिस्टम. सिस्टम इज अबाउट आवर डेली टास्क, सिस्टम इज अबाउट आवर टीम फॉर्मेशन एंड हाउ टू यूज दैट, यू अप्लाई दैट टू अचीव आवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. दैट इज व्हाट द सिस्टम इज. ये तीन हमारे क्या हो गए, हार्ड एलिमेंट्स हो गए, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड द सिस्टम. देन वी हैव द सॉफ्ट एलिमेंट्स. नाउ सॉफ्ट एलिमेंट्स आर डिफिकल्ट टू डिफाइन as they are more governed by the culture. This cannot be directly controlled by the management. जब आप स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रेटजी की बात करें और सिस्टम की बात करें, that is under the control of management. But soft element is beyond the control of management. It is somehow connected with the culture. So सबसे पहले हम जैसे बात करते हैं शेयर्ड वैल्यूज की. The core values which get reflected within the organizational culture or influence the code of ethics of the management. What is the shared value? Shared value means the value being shared by every member of organization, the value of the organization, the core value of the organization, that is the shared value. The core value get reflected within the organizational culture or influence the code of ethics of the management. इसको हम क्या कह रहे हैं, shared value कह रहे हैं. Style. Style का मतलब है leadership style से. This depicts the leadership style and how it influences the strategic decision of the organization. Leadership style आपके organizational के strategic decision को influence करेगा. We talk about the transactional leadership style, transformational leadership style, and you will see that will directly impact the decision making of the organization. It also revolves around people motivation and organizational delivery of goods. Then we have the staff, the talent pool of the organization. Then we have the skills, core competency or the key skills of the employee. That is the skills means that also play a vital role in defining the organizational success. The shared value, the core value of the organization, the style we talk about the leadership, the staff we talk about the talent pool, and the skill we talk about the competencies and the skill of the staff. These are basically what? Soft elements. ये क्या हो गया हमारे सॉफ्ट एलिमेंट्स हो गए. तो हमारे पास 3 हार्ड एलिमेंट्स हैं, 4 सॉफ्ट एलिमेंट है. जब भी क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. Now there are some limitations as well. McKinsey के क्या है, कुछ limitations भी हैं. सबसे पहला क्या है, it ignores the importance of external environment and depicts only the most crucial element within the organization. External environment को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है. आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रेटजी की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, आप स्किल की बात करते हैं, राइट. सो बेसिकली क्या कर रहे हो आप, जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उसके फैक्टर्स को आप इग्नोर कर रहे हैं. क्या एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन को इंपैक्ट कर सकता है? जवाब है हाँ, करेगा, राइट, बट वी आर इग्नोरिंग इट. The model does not clearly explain the concept of organizational effectiveness or performance. The model is considered to be more static and less flexible for the decision making, and it generally criticized for missing out the real gaps in the conceptualization and execution of strategy. This model is limited by certain things. तो आपको limitations को भी ध्यान में रखना है और दोनों structure, दोनों elements को भी ध्यान में रखना है, as simple as it is, right? Detailed understanding के लिए kindly refer to that video, okay? आसानी से मिल जाएगा आपको. मैकिन्से बाय सुमित सर या सुमित परासर सर आप सर्च करोगे, यू विल गेट द वीडियो. बहुत डिटेल में बहुत एग्जांपल लेके मैंने समझाया है, वहां बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं. फिलहाल आगे बढ़ते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो हमने क्या कहा कि वी हैव 7 एलिमेंट्स, 3 हार्ड 4 सॉफ्ट एलिमेंट्स, और इसके मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क की मदद से हम क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन को डेवलप करते हैं, राइट. तो किस स्ट्रक्चर की हम बात करें, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर वी हैव.
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का सीधा सीधा मतलब हम क्या समझें, तो हम कहते हैं सर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको हम किस डिजाइन में हम रख रहे हैं, या उसको हम किस तरह से स्ट्रक्चर कर रहे हैं, कितने लेयर्स में उसको हम कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं या वर्टिकली कर रहे हैं. सो दैट व्हाट द स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट. स्ट्रक्चर टॉक्स अबाउट द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. Structure talks about the delegation of authority. Structure talks about the reporting. Structure talks about the communication किस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, रिसोर्स एलोकेशन किस तरह से हो रहा है, ये सारी बातें आपके स्ट्रक्चर में डील होती है. स्ट्रक्चर ऑल्सो डिक्टेट्स टू अ लार्ज एक्सटेंट द ऑब्जेक्टिव सेटिंग फॉर द एंटरप्राइज. अब अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव कैसे सेट कर रहे हैं ये भी स्ट्रक्चर से बहुत हद तक गवर्न होता है. जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें इस बात को समझना है कि स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी के साथ अलाइंड होना चाहिए. अगर स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर में कॉन्फ्लिक्ट है तो आप स्ट्रैटेजी आपका सक्सेसफुल नहीं हो सकता. तो आप क्या कहते हो, जब भी हम स्ट्रैटेजी को बदलते हैं तो हमें स्ट्रक्चर को अकॉर्डिंगली बदलना होगा. और ये चैंडलर का कॉन्सेप्ट है, अल्फ्रेड चैंडलर का, और इसी बात को सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं. चेंज इन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ऑफन रिक्वायर चेंज इन द वे एन ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड. अगर आप कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को चेंज करोगे तो आपको अपने स्ट्रक्चर को भी चेंज करना होगा, बिकॉज हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द डिमांड ऑफ द स्ट्रैटेजी. तो व्हाइल फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी वी हैव टू डिसाइड कि भाई हमारे को इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए टू इंप्लीमेंट दैट स्ट्रैटेजी. So when we change strategy, we will have to change structure. Reason behind need to be bring in the structure when strategy is changed. क्या कारण है इसके, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में. मान लो कि क्या कारण है कि आप कह रहे हो कि जब आप स्ट्रैटेजी को चेंज करोगे तो आपको स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा. दो रीजन आपको ध्यान में रखना है. सबसे पहला रीजन तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जब हम स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं तो हमें स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो हमारे पॉलिसीज होते हैं, ये बहुत हद तक गवर्न होते हैं किससे, स्ट्रक्चर से. ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज आर कनेक्टिंग लिंक विद द स्ट्रैटेजी. जब हम so whenever we talk about the operational objectives and the policies, that is governed by the structure and that will help us to achieve our strategic objective. तो जाहिर सी बात है कि अलाइनमेंट होना चाहिए स्ट्रक्चर में, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज में और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में. अगर ये अलाइनमेंट मिस हुआ तो यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, मींस यू वॉन्ट बी एबल टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो फिर क्या फायदा हुआ. तो पहला रीजन आप बताना, क्योंकि स्ट्रक्चर गवर्न करता है ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स को एंड पॉलिसीज को. दूसरा रीजन आप बताओगे, स्ट्रक्चर गवर्न करता है रिसोर्स एलोकेशन को. The second major reason why change in strategy often required to bring change in the structure is that structure dictates how resources will be allocated. So दो चीजों की बात करते हैं. अगर हमसे पूछ दिया जाए कि भाई ऐसा क्यों है कि जब हम अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं तो स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा, तो पहला रीजन हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, ये पहला रीजन हो गया. और दूसरा रीजन हम बताएंगे रिसोर्स एलोकेशन. हम जानते हैं रिसोर्स एलोकेशन विल हेल्प अस टू अचीव आवर स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव and operational objective and policies will also help us to achieve our strategic objectives. और ये दोनों ही स्ट्रक्चर से गवर्न होती है. तो देयर शुड बी एन अलाइनमेंट स्ट्रक्चर में, स्ट्रैटेजी में, और ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, रिसोर्स एलोकेशन एंड स्ट्रैटेजी में. इन तीनों में क्या होना चाहिए, एक अलाइनमेंट होना चाहिए. अलाइनमेंट मिस होगा हमारी स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी. ये दो रीजन है जिसकी वजह से स्ट्रैटेजी बदलने से हमें स्ट्रक्चर को बदलना पड़ता है. ध्यान में रखना. आगे बढ़ो. इसका कॉन्सेप्ट है अल्फ्रेड चैंडलर का कॉन्सेप्ट. अल्फ्रेड चैंडलर का क्या कहना है कि जब भी आप कोई नई स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो यू विल फाइंड दैट देयर आर न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स. नए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आपके क्रिएट हो जाते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स का मतलब क्या हुआ, जैसे बहुत ज्यादा मीटिंग हो रहा है बट कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है ना. देखोगे आप अपने सेल्स टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे. आप देखोगे एम्प्लॉय का मोरल लो होता जा रहा है. बहुत तरह के लेग पुलिंग बहुत ज्यादा हो गया, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रहा है. बहुत तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्रिएट होते हैं व्हेनेवर यू इंट्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रैटेजी इन योर ऑर्गेनाइजेशन. जब एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आते हैं आपकी कंपनी में तो जाहिर सी बात है आपका परफॉर्मेंस डिक्लाइन होगा. आप खुद सोचो, अगर दिन भर मीटिंग हो रहा है, बहुत सारे लोग बहुत सारे मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप अपने सेल्स टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे, आपका एम्प्लॉय मोरल लो है, तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा या घटेगा? आप कहते हैं डिक्लाइन करेगा. तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, परफॉर्मेंस डिक्लाइन करता है. जब परफॉर्मेंस डिक्लाइन करता है तो सर्टेनली यू हैव टू सी नाउ कि क्या प्रॉब्लम है, एंड यू विल फाइंड कि हमारा स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर में मिसमैच हो गया. तो जाहिर सी बात है, यू विल हैव टू चेंज योर स्ट्रक्चर, यू विल हैव टू ब्रिंग अ न्यू ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन. तो आप क्या करते हैं, एक नए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को लेके आते हैं. जैसे ही आप अपने नए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को लेके आओ, किसके हिसाब से, स्ट्रैटेजी के हिसाब से लेके आओ, तो जाहिर सी बात है आपके न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में स्ट्रैटेजी में एक अलाइनमेंट है. और अगर ये अलाइनमेंट है तो आपका परफॉर्मेंस फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा. सो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव्स. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फ्रेड चैंडलर. क्या बोलोगे आप, अल्फ्रेड चैंडलर ने क्या कहा कि जब भी हम नई स्ट्रैटेजी को
अप्लाई करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा परफॉर्मेंस डिक्लाइन होता है, अल्टीमेटली हमें न्यू ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन को लाना होता है, फिर हमारा परफॉर्मेंस क्या होता है, इंप्रूव होता है, और ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है, कंपनी में चलता रहता है। According to Chandler, changes in strategy lead to changes in organizational structure. Structure should be designed or redesigned to facilitate the strategic pursuit of a firm, and therefore structure should follow strategy. Structure strategy के हिसाब से बदलना चाहिए, because we have to go for the strategic pursuit. हमें अपने strategic objective को achieve करना है, and for that purpose इन दोनों में alignment का होना जरूरी है। अब एक बात को और ध्यान में रखना है, क्या हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के लिए स्ट्रक्चर चेंज होगा? तो जवाब है नहीं। अगर आप हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के लिए स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो क्या होगा आपकी कंपनी में? हमेशा आपका पता चल रहा है स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है, तो आपके तो नहीं, बिल्कुल। एग्जाम में पूछ दिया जाए क्या हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के रिस्पॉन्स में स्ट्रक्चर चेंज किया जाना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए नहीं। बट हाँ, कुछ क्रिटिकल इश्यूज ऐसे होते हैं जो आपको फोर्स कर देगा आपके स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। चैंडलर फाउंड अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सीक्वेंस टू बी ऑफन रिपीटेड एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, और यही आपका सीक्वेंस है। As organization grow, the structure generally change from simple to complex as a result of linking together several basic, strategies. और इसी बात को आप आगे देखोगे when we go for the types of organizational structure, right? अच्छा, हमने क्या कहा कि when there is mismatch between structure and strategy, the structure becomes ineffective. अगर आपसे ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि ineffective structure के क्या symptoms है, कैसे पता चलेगा कि कोई structure ineffective है? आपने क्या कहा? Too many levels of management, too many meetings attended by too many people, too much attention being directed towards solving interdepartmental conflicts, too large a span of control, and too many unachieved objectives. You are not able to achieve your objective. बहुत बड़ा आपका क्या है? स्पैन ऑफ कंट्रोल है। इंटरडिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में बहुत टाइम आपका जा रहा है, बहुत सारे मीटिंग हो रहे हैं जो बहुत सारे लोग अटेंड कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट बन गया। इस तरह की चीजें अगर आपको दिखाई दे रही है ना, इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर क्या हो चुका है? इनइफेक्टिव हो चुका है। यू नीड टू चेंज द स्ट्रक्चर। ये मैंने आपसे कहा था, हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के रिस्पॉन्स में हम स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते, बट सर्टेनली अगर ये सिम्टम्स हैं तो हमें अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा। इट मींस आवर स्ट्रक्चर इज व्हाट? इनइफेक्टिव। अब इसी क्रम में हम वी नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हाट कैन बी सिलेक्टेड एज पर द काइंड ऑफ बिजनेस यू आर, राइट? अब अलग अलग, जैसे मान लो देयर इज अ कंपनी व्हिच इज कंप्लीटली आउटसोर्स बेस्ड कंपनी, है ना, मोस्ट ऑफ देयर ऑपरेशंस आर बीइंग आउटसोर्स टू थर्ड पार्टीज, है ना। अकाउंटिंग को आउटसोर्स कर दिया सीए फर्म को, प्रोडक्शन को आउटसोर्स कर दिया किसी प्रोडक्शन फर्म को, राइट? आरएनडी को आउटसोर्स कर दिया किसी आरएनडी एजेंसी को। इस तरह से क्या किया उसने? अपने सारे काम को क्या कर रखा है? आउटसोर्स कर रखा है। द कंपनी इज ऑपरेटिंग लाइक शेल कंपनी and coordinating with all those vendors. What kind of a structure will be suitable? So now this is a very specific question and the answer is very specific. आप कहते हो for that purpose we have a structure called as network structure. What I told you earlier, the kind of your business is, the kind of centralization and decentralization you are going to have, the nature of your business, बहुत सारे factors govern करते हैं कि आपके organization का structure, what kind of a strategy you are using, right? बहुत सारे factors govern करते हैं कि आपके organization का structure कैसा होगा, और इस क्रम में हमारे पास total 8 structure है। इसको आप ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट फेजेस की तरह भी देख सकते हो। जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है, स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल स्ट्रक्चर एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, जैसे जैसे ये ग्रो होता है, एज टोल्ड बाय द अल्फ्रेड चैंडलर। क्या कहा चैंडलर जी ने कि जैसे जैसे आप ग्रो होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता जाता है? कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। तो सेम आपको यहां देखने को मिलेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता हुआ दिखाई देगा, right? So we'll start with the simple, then we'll see the functional, divisional, multi-divisional, SBU structure, then we have the matrix structure, नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड द आवरग्लास स्ट्रक्चर। टोटल कितने हो गए? 8 स्ट्रक्चर हो गए जो आपको आपके सिलेबस में पढ़ना है। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर से, विच इज अ सिंपल स्ट्रक्चर। जब आप सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एज द नेम इंडिकेट्स, ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। अब छोटी कंपनी स्टार्टअप वगैरह की बात करो, वो हमेशा सिंपल स्ट्रक्चर से ऑपरेट करती है। इनफैक्ट हर एक कंपनी शुरू में सिंपल स्ट्रक्चर में ही होती है। सिंपल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? दे आर फ्यू मेंबर्स, राइट? और कोई एक्सपर्टीज का कॉन्सेप्ट यहां होता ही नहीं। एवरीबॉडी इज डूइंग एवरीथिंग। जो ओनर होता है वही मैनेजर होता है, एंड ऑल ऑफ द डिसीजंस आर बेसिकली टेकन बाय द ओनर कम मैनेजर, राइट? वो खुद ही अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है। स्मॉल टीम है अभी, दे ऑपरेट लाइक अ टीम, और जैसे आप टीम की तरह ऑपरेट करोगे ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। डिसीजन मेकिंग क्या होगा? क्विक होगा। सो क्विक डिसीजन मेकिंग, फॉर्मुलाइजेशन कम से कम होगा, वेरी लिटिल फॉर्मुलाइजेशन कैन बी सीन हियर, राइट? सो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर। आप क्या कहते हैं? सेल्स पर्सन, अकाउंट मैनेजर, अकाउंटेंट, रिसेप्शनिस्ट, ऑल आर एट द सेम लेवल। सबके सब क्या है? सेम लेवल है। ऑल आर कनेक्टेड विद द ओनर। तो ये सब एक टीम की तरह काम करते हैं। सो दैट इज योर सिंपल स्ट्रक्चर। यहां कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता, लिटिल स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क, फ्यू रूल्स आर देयर, लिटिल फॉर्मुलाइजेशन, आपको बहुत ज्यादा फॉर्मुलेटिव भी नहीं दिखाई देगी। अनसोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम इनिशियल स्टेज में बिजनेस, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनर मैनेजर इन ऑल फेजेस ऑफ डे टू डे ऑपरेशंस।
जितने भी डे टू डे ऑपरेशंस हो रहे हैं वो ओनर मैनेजर का इंटरवेंशन उसमें होगा. कम्युनिकेशन इज फ्रीक्वेंट एंड डायरेक्ट. न्यू प्रोडक्ट्स टेंड टू इंट्रोड्यूस टू द मार्केट क्विकली. नाउ व्हेन यू आर ऑपरेटिंग लाइक अ टीम, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट विल बी क्विक एंड दैट्स वेरी ऑब्वियस बिकॉज डिसीजन मेकिंग क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है. कोई हायरार्की नहीं है, कम्युनिकेशन डिले आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा. तेजी से क्या हो सकता है, डिसीजन लिया जा सकता है. Now, because of these characteristics, few of the coordination problems that are common in larger organization exist. अब सवाल आता है कि ठीक है सर, दिस इज माय सिंपल स्ट्रक्चर, राइट, बट व्हाट विल हैपन जब आप ग्रो करते हैं. तो जैसे जैसे आप ग्रो करोगे ना, तो आप देखोगे आपका सिंपल स्ट्रक्चर आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा. यू कैनॉट हैव अ टीम ऑफ 100 मेंबर्स, कैन यू? नो. क्योंकि जब आप ग्रो करते हैं, आपका सेल बढ़ता है, आपका मार्केट एरिया बढ़ता है, आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में यू विल हैव टू हैव अ वेरी फॉर्मल स्ट्रक्चर. आपको रूल्स लाने होंगे, आपको फॉर्मलाइजेशन लाना होगा, आपको स्पेशलाइजेशन पे ध्यान देना होगा. तो फिर आप जाते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर पे. फंक्शनल स्ट्रक्चर में यू जो सेट ऑफ एक्टिविटीज होते हैं, सिमिलर सेट ऑफ एक्टिविटीज होते हैं, उनको क्लब करके आप एक डिपार्टमेंट बना देते हो जिसको हम फंक्शनल डिपार्टमेंट कहते हैं. जैसे अकाउंट की सारी एक्टिविटीज को मिला के अकाउंट डिपार्टमेंट बना दिया, एचआर की एक्टिविटीज को मिला के एचआर डिपार्टमेंट बना दिया, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को मिला के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, एंड सो ऑन. क्योंकि इस स्ट्रक्चर को हम फंक्शन के आधार पर डिजाइन करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल स्ट्रक्चर. तो सिंपल स्ट्रक्चर से विल गेट कन्वर्टेड इनटू फंक्शनल स्ट्रक्चर. बट व्हाई? ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इस तरह से कि ये बताओ कि सिंपल से फंक्शनल पे जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, रीजन क्या है उसके पीछे. आप क्या कहते हो, व्हाई एंड व्हेन सिंपल स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू फंक्शनल स्ट्रक्चर. आई एम रीडिंग इट आउट, ध्यान से सुनना. इफ दे आर सक्सेसफुल, स्मॉल कंपनीज ग्रो लार्जर. इट इज सिंपल स्ट्रक्चर बट दे आर सक्सेसफुल, तो दे विल ग्रो लार्जर फॉर श्योर. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ग्रोथ, the company outgrow the simple structure. Generally, there is significant increase in the amount of competitively relevant information that required processing. Now, first of all, पहला प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे ही आप ग्रो करते हैं, आपका बिजनेस ग्रो करता है, you will have substantial amount of information and those information need to be processed. More extensive and complicated information processing requirements will be needed. Significant pressure on the owner and manager that will put, and certainly आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा. Thus, it is incumbent on the company's manager to recognize the inadequacy or inefficiency of the simple structure. Now, what is happening with growth? You will have huge amount of information, and that information need to be processed, and that pressure can be seen on the owner manager. Somehow, owner manager will have to take a step. क्योंकि अब simple structure क्या हो चुका है? That is totally ineffective for the kind of organization you are. क्योंकि आपका क्या हो चुका है? Grow हो चुका है. You have the more market, more customers, more information you are getting. So to coordinate more complex organizational functions, companies should abandon the simple structure in favor of the functional structure. Now your functions are more complex, not that simple as was in the simple structure. ग्रोथ के साथ क्या हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स हुआ है, और जैसे ये कॉम्प्लेक्स हुआ है, इट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू द फंक्शनल स्ट्रक्चर. तो इसको हमेशा याद में रखना है कि सिंपल से फंक्शनल क्यों, है ना. कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है. The second structure is the functional structure. सिंपल से हम कहां चले गए, फंक्शनल पे. अब हमने क्या कहा कि सिंपल स्ट्रक्चर में तो हमारा सब कुछ एक जगह था, एक टीम की तरह ऑपरेट कर रहे थे, बट नॉट इन फंक्शनल स्ट्रक्चर. नाउ फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्लियर हायरार्की होगी. वी हैव द सीईओ एट द टॉप, और सीईओ के साथ हमारे पास उसका हमारे पास क्या है, कॉर्पोरेट स्टाफ है. कॉर्पोरेट स्टाफ में कॉर्पोरेट R&D, फाइनेंस, प्लानिंग, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा. ना ये जो कॉर्पोरेट स्टाफ होते हैं, इनका काम होता है टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव को सपोर्ट करना. उसके बाद नीचे हमारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, और हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होगा जिसको हम डिपार्टमेंटल हेड कह सकते हैं, राइट. अब ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, इन डिपार्टमेंट्स में हम सिमिलर एक्टिविटीज को रखते हैं, डिसिमिलर को नहीं. फाइनेंस में सिर्फ फाइनेंस की एक्टिविटीज होंगी, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन की, इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की, एंड सो ऑन. तो जब हम स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शंस के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल स्ट्रक्चर. इसका क्या कंपोजिशन है, देखो. इट इज कंसिस्ट ऑफ अ सीईओ और द मैनेजिंग डायरेक्टर एट द टॉप, सपोर्टेड बाय द कॉर्पोरेट स्टाफ. ये हो गया सीईओ, सपोर्टेड बाय द कॉर्पोरेट स्टाफ, with functional line manager in dominant functions such as production, financial accounting, marketing, R&D, engineering, human resource. ये आ गया मेरा क्या फंक्शन. So we have what? We have the CEO, then we have the corporate staff, and then we have the function. ये आपका क्या है, कंपोजिशन है फंक्शनल स्ट्रक्चर का. अब क्या फायदे होते हैं, जरा देखो क्या नुकसान होते हैं. अब जरा देखो, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत ज्यादा लेयर्स नहीं है. So we have the CEO and the team of the CEO, then we have the functions, right? अगर आप फंक्शनल हेड है ना, तो आपके पास प्रमोशन के ज्यादा ऑप्शन नहीं है. अब एक बात को आप ध्यान में रखना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, करियर डेवलपमेंट चांसेस ज्यादा होते हैं तब जब उसमें लेयर्स ज्यादा होते हैं. तो जब लेयर्स ज्यादा होंगे तभी आप प्रमोट होगे, वरना आप एक ही स्टेज पे आपको काम करना होगा, और जो क्या करता है, आपको मोनोटनी पैदा करता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है. सो फंक्शनल स्ट्रक्चर में ये प्रॉब्लम होगी कि करियर डेवलपमेंट चांसेस क्या है, लिमिटेड है, बिकॉज द नंबर ऑफ लेयर्स आर वेरी लेस.
पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, अगर हम बात करें कि अगर प्रमोशन, करियर डेवलपमेंट चांसेस अगर लो हैं तो उस कंडीशन में एम्प्लॉय मोरल क्या होगा? तो आप बोलते हो सर एम्प्लॉय मोरल भी डाउन होगा। तीसरी प्रॉब्लम, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो पूरी तरह से देखोगे आप, मेजॉरिटी किसके साथ रहेगा? टॉप लेवल के साथ आप देखोगे, दैट विल बी देयर, राइट। ऑपरेशनल डिसीजंस लेने के पावर्स आपको नीचे दिखाई देंगे, बट जो मेजॉरिटी डिसीजंस है दोज आर बेसिकली विद व्हाट? टॉप मैनेजमेंट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो डेलीगेशन की बात होती है ना, दैट इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, दैट इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, है ना, दैट इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड। नॉट ओनली दैट, अब बात करो इसके स्ट्रक्चर की। अच्छा, ये बहुत सिंपल है, इसके लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए आपको, तो इसको सेटअप करना इज लेस एक्सपेंसिव कंपैरेटिवली। बाद के मॉडल्स में देखोगे आपको बहुत कॉस्ट आएगा, बट यहां ज्यादा कॉस्ट नहीं आता, तो ये सिंपल टू सेटअप है और ये इनएक्सपेंसिव है, ठीक। अब हमने बात करी थी अथॉरिटी की, हमने कहा मेजॉरिटी अथॉरिटी और आप कह सकते हो जो डिसीजन मेकिंग पावर है दैट इज सेंट्रलाइज्ड, मेजॉरिटी, राइट। तो अकाउंटेबिलिटी भी क्या हो जाता है? अकाउंटेबिलिटी लाइव विद द टॉप मैनेजमेंट। अकाउंटेबिलिटी डेलीगेशन यहां नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी किसके पास रह जाता है? टॉप मैनेजमेंट के पास रह जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर में जब कम्युनिकेशन को देखोगे आप, तो आप देखोगे वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है। किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो सीनियर है उसका जूनियर है, उसका जूनियर है, तो जो सबसे जूनियर है वो अपने से सीनियर को रिपोर्ट करेगा, वो अपने से सीनियर को रिपोर्ट करेगा, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन आपको दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी आपको दिखाई देगी। यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन में कॉन्फ्लिक्ट दिखना नॉर्मल बात है। सो आप सबसे पहले क्या कहते हो? दिस इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स में promote specialization of labor, that will happen because you are working in a department and we are continuously working on that department only. The specialization of labor hoga, efficiency will increase, minimize the need for elaborate control system, allow rapid decision making within department, decision making बहुत fast हो सकता है, enable the company to overcome the growth related constraint of simple structure. Simple structure जो growth में problem create कर रहा था, that can be addressed here. Enable facilitate communication and coordination. So communication and coordination will be better as compared to the simple structure. Potential problem क्या है? Differences in functional specialization and orientation may impede communication and coordination. As I told you, this simply means interdepartmental conflict can be seen. Solution क्या है? The CEO must integrate functional decision making and coordinate actions of the overall business across functions. तो across functions integration की बात होती है, जो इतना practical नहीं है, that is very difficult task. But problem है interdepartmental conflict जो आपको देखने को मिलेगा functional structure में, right? अब functional structure में भी क्या होता है? जैसे जैसे आप grow करते हो ना, आपने क्या किया? मल्टीपल प्रोडक्ट में चले गए, अब मल्टीपल मार्केट में जा रहे हो। जैसे आप मल्टीपल प्रोडक्ट में जाओगे, मल्टीपल मार्केट में जाओगे, यू विल फाइंड दैट योर फंक्शनल स्ट्रक्चर इज नॉट इफेक्टिव एनी मोर। अब वो काम करना बंद करेगा आपके लिए। सो समहाउ यू विल हैव टू कन्वर्ट इनटू डिविजनल स्ट्रक्चर। ये ग्रोथ हो रहा है, पहले सिंपल था, फिर फंक्शनल पे गए, फंक्शनल पे ग्रोथ किया, मल्टीपल प्रोडक्ट, मल्टीपल मार्केट में गए, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर भी क्या हो रहा है? डिसफंक्शनल हो रहा है, और हमें किस में जाना पड़ रहा है? अगले स्ट्रक्चर में, जिसका नाम है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब जैसे मान लो फंक्शनल स्ट्रक्चर में वी आर डीलिंग विद वन प्रोडक्ट, और फिर हमने क्या किया? 3 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, या हमने उसी प्रोडक्ट को 3 अलग अलग मार्केट में लॉन्च कर दिया, तो हम उन 3 अलग अलग मार्केट में प्रोडक्ट को कैसे डील करेंगे? Let's say we are headquartered in Delhi and we have launched our product in Bangalore and Kolkata as well. So how we are going to sell in Bangalore and Kolkata? So for that purpose we can have a division. तो उसको हमने क्या किया? बैंगलोर के लिए एक डिवीजन बनाया, कोलकाता के लिए एक डिवीजन बनाया, that is called as division by geography. Likewise, suppose we have one product and we have launched 2 more products. तो अब बाकी के 2 प्रोडक्ट को हम कैसे असाइन करेंगे रिसोर्सेज? तो हमने क्या किया? तीनों प्रोडक्ट के लिए हमारे पास अलग अलग डिविजन हो गए। सो हमने डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, ऑल दीज डिविजन्स विल बी हैंडलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सो दैट इज डिवीजन बाय प्रोडक्ट। सो डिवीजन हम कई तरह से बना सकते हैं, बट डिवीजन बिकम्स एसेंशियल जब आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर इनइफेक्टिव होना शुरू हो जाता है। Then you go to the divisional structure. The divisional structure can be organized in one of the 4 ways. पहला है ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से डिवीजन बनाना, दूसरा है प्रोडक्ट के हिसाब से, तीसरा कस्टमर के हिसाब से, चौथा प्रोसेस के हिसाब से। जैसे R&D के लिए आपने एक अलग सेंटर बना दिया, सो दैट इज योर डिवीजन बाय प्रोसेस। आपने कस्टमर्स के लिए, मान लो आपका हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं कुछ जो बहुत हाई नेट वर्थ है जिनका, उनके लिए आपने एक अलग डिवीजन बना दिया, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग सम स्पेशलाइज्ड सर्विसेज टू दैट काइंड ऑफ कस्टमर्स, तो उनके लिए आपने अलग डिवीजन बनाया, तो दैट इज डिवीजन बाय कस्टमर। सो डिवीजन बाय ज्योग्राफी, डिवीजन बाय प्रोडक्ट, डिवीजन बाय कस्टमर, डिवीजन बाय द प्रोसेस। आगे बढ़ो। With the division structure, functional activities are performed both centrally and each division separately. तो हमारे पास चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया, फिर उसके हमारे पास क्या हो गया? कॉर्पोरेट स्टाफ हो गया। देन आफ्टर वी गो डाउन और हमारे पास डिविजन्स आ गए, डिवीजन ए, डिवीजन बी, और डिवीजन के अंदर हमारे पास क्या होता है? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। विद इन डिवीजन यू विल हैव व्हाट? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट? What are the advantages of divisional structure? So let's see the advantages and limitation, move it. Let's talk about the advantages, correct? अच्छा, हम जो
चार टाइप हो सकते हैं हमारे पास डिविजन स्ट्रक्चर के। क्या है सबसे पहला एडवांटेज, जरा सोचो, जो आपने फंक्शनल स्ट्रक्चर में जिन चीजों को डिस्कस किया था उन चीजों को यहां भी देखो। टॉक अबाउट द अकाउंटेबिलिटी। नाउ अकाउंटेबिलिटी विल बी डेलीगेटेड, है ना, अकाउंटेबिलिटी विल बी प्रमोटेड टू द डिविजनल हेड्स, क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, वी हैव द डिविजनल हेड्स, और कोई डिवीजन अगर परफॉर्म नहीं करता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको जाएगी, डिविजनल हेड को जाएगी, जो भी ये जनरल मैनेजर है। लाइकवाइज अगर ये डिवीजन ए परफॉर्म नहीं करता है तो इसकी जिम्मेदारी इसके जनरल मैनेजर को जाएगी। तो सबसे पहला आप क्या कहते हो यहाँ की अकाउंटेबिलिटी इज क्लियर, दैट इज डिविजनल मैनेजर्स कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एंड प्रॉफिट ऑफ लेवल्स। तो उस पर्टिकुलर डिवीजन के सेल एंड प्रॉफिट के लिए डिविजनल मैनेजर को आप क्या कर सकते हो, अकाउंटेबल कर सकते हो, जो अकाउंटेबिलिटी आपके फंक्शनल में नहीं थी। Managers and employees can easily see the result of their good or bad performances because a divisional structure is based on extensive delegation of authority. अगर delegation हो रहा है authority का, तो in such situation manager will be seeing their result of their work as well. Employee morale is generally higher as compared to functional, क्योंकि लेयर बढ़ा, और आप जानते हो जब लेयर बढ़ा तो करियर डेवलपमेंट चांसेस बढ़ेंगे, और जैसे ही करियर डेवलपमेंट चांसेस बढ़ेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, एम्प्लॉय का मोरल बढ़ेगा। It creates career development opportunities for managers, allow local control of local situation. जैसे आपने क्या कहा कि you have launched a product, your product in कोलकाता एंड बैंगलोर, तो आपने दोनों जगह डिवीजन जब स्टैब्लिश किया तो अब क्या कर सकते हैं, वहां के लोकल सिचुएशन पे यू कैन हैव द कंट्रोल, लीड्स टू कॉम्पिटिटिव क्लाइमेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिविजनल हेड के बीच में आपको कंपटीशन दिखेगा एंड देयर इज अ हेल्दी कंपटीशन एंड अलाउ न्यू बिजनेस और प्रोडक्ट टू बी एडेड इजीली। So if you have to add a new product, you can simply launch a new division. If you have to add a new business, you can simply launch a new division. तो प्रोडक्ट को ऐड करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है इन द केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। पहला लिमिटेशंस क्या है, इन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस और या फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट यू आर ओपनिंग डिफरेंट डिविजन्स। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, सबसे पहले तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा, है ना, स्पेस का कॉस्ट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट बढ़ेगा। सो दिस इज अ कॉस्टली स्ट्रक्चर। अब कॉस्टली होने के पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। इस डिवीजन रिक्वायर फंक्शनल स्पेशलिस्ट हु मस्ट बी पेड। हर एक डिवीजन में क्या होगा, एक स्पेशलिस्ट होगा, और जब हर एक डिवीजन में स्पेशलिस्ट होगा तो उसका कॉस्ट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। देयर एग्जिस्ट सम डुप्लीकेशन ऑफ स्टाफ एंड सर्विस। अब हर एक डिवीजन में आपका सेम डिपार्टमेंट है, डुप्लीकेशन ऑफ स्टाफ एंड सर्विस कैन बी सीन, इसकी वजह से भी कॉस्ट बढ़ेगा। मैनेजर मस्ट बी वेल क्वालिफाइड बिकॉज द डिविजनल डिजाइन फोर्सेस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो यहां का भी कॉस्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, आपको ज्यादा सैलरी पे करनी पड़ेगी ऐसे मैनेजर को। एंड रिक्वायर एन इलैबोरेट हेडक्वार्टर्स ड्रिवन कंट्रोल सिस्टम। यू आर कंट्रोलिंग ऑल डिवीजन फ्रॉम द हेडक्वार्टर, तो जाहिर सी बात है यहां भी आपका कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा। ये सब कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करेगा। सर्टेन रीजन प्रोडक्ट और कस्टमर में समटाइम रिसीव स्पेशल ट्रीटमेंट एज वेल। इट मे बी डिफिकल्ट टू मेंटेन कंसिस्टेंट कंपनी वाइड प्रैक्टिसेस। डिफरेंट डिवीजन में आप सेम ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है, तो स्पेशल ट्रीटमेंट हो सकता है किसी डिवीजन को मिलना शुरू हो जाए, तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। तो इसके लिमिटेशंस भी है, इसका कॉस्ट का हाई होना और कुछ प्रोडक्ट को, कुछ डिवीजन को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द डिवीजन स्ट्रक्चर। जहां तक डिवीजन फॉर्म करने की बात है तो हमने कहा डिवीजन को हम चार तरीके से फॉर्म करते हैं। सबसे पहला डिवीजन बाय द ज्योग्राफिकल एरिया। यहां ज्योग्राफिकल एरिया की बात करते हैं, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में वी कैन हैव डिफरेंट डिवीजन्स, पर्टिकुलर नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कस्टमर इन अ डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया। अच्छा, ये होता नहीं कि हर एक ज्योग्राफिकल एरिया के लोगों के नीड्स एंड प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अकॉर्डिंगली वी कैन कैटर द प्रोडक्ट appropriate for organization that have similar branch facilities located in widely dispersed areas, allow local participation in decision making and improved coordination within the organization. So when you are putting your division in a particular geographical area, तो local participation in decision making तो होगा ही होगा, right? So one way to form a division is by the geographical area. Second way is by the product. तो अगर हम कुछ खास प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, तो उसके लिए वी कैन हैव डिफरेंट डिवीजन। जैसे हम कहते हैं बैंक में हैव द क्रेडिट कार्ड डिवीजन, जिस डिवीजन में क्या होगा, सिर्फ क्रेडिट कार्ड को हैंडल किया जाएगा। So when a specific product or services need a special emphasis, अगर आपको स्पेशल अटेंशन देना है किसी स्पेशल प्रोडक्ट को, स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, इन दैट केस आप उसको क्या करोगे, अलग डिवीजन में डालोगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफर ओनली अ फ्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट और सर्विसेज डिफर सब्सटेंशियली। सो यू आर ऑफरिंग ओनली लेट्स से 3 प्रोडक्ट, बट ऑल दीज 3 प्रोडक्ट्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो उनको अलग अलग तरह से आपको रिसोर्स अलग अलोकेट करना होगा, अलग अलग तरह से मैनेज करना होगा। फॉर दैट पर्पस आपको डिविजन्स बनाने होंगे। Strict control over and attention to the product line and also require a more skilled management force and reduce top management control. GM की बात करो, DuPont की बात करो, Procter and Gamble की बात करो, these all by are basically following what division structure by product. Next talk about the division structure by customer. अगर कुछ खास कस्टमर है जिनको कुछ आप स्पेशल सर्विस दे रहे हैं, तो फिर आप उस किसके हिसाब से बनाओगे डिवीजन को, कस्टमर के हिसाब से। When a few major customers are paramount importance and many different services are provided to these customers. तो आपके कुछ कस्टमर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन कस्टमर्स को आप कुछ कैटर्ड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप कस्टमर के हिसाब से डिवीजन फॉर्म कर देते हैं, राइट।
नाउ वी हैव टू सी द मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर. नाउ मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम फॉर्म स्ट्रक्चर एंड इज कंपोज्ड ऑफ ऑपरेटिंग डिविजन्स where each division represents a separate business. हर एक division क्या करता है? Separate business को represent करता है, to which the top corporate officer delegates responsibility for day-to-day operations and business unit strategy to division managers. So what is happening here? That let's say this is the CEO. So you have different division, division A, division B, division C and division D. So you have various operating divisions. जहां हर एक डिवीजन एक सेपरेट बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके लिए टॉप मैनेजमेंट डेलीगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डे टू डे ऑपरेशंस एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजी टू डिवीजन मैनेजर्स. तो आपके तो मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, वी हैव ऑपरेटिंग डिविजन्स, टॉप मैनेजमेंट विल बी डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दिस द मैनेजर ऑफ दीज डिविजन्स फॉर डे टू डे ऑपरेशंस एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजीज. बाय सच डेलीगेशन, the corporate office is responsible for formulating and implementing overall corporate strategy and manage divisions through strategic and financial controls. So multi-divisional structure mein basically you have multiple divisions which are being head by the divisional managers. Now those divisional managers are delegated responsibility by the top management. So top management can frame corporate strategy for overall organization. जहां तक division का सवाल है तो division को they can control using strategic and financial controls. This is what the multi-divisional structure is. सवाल यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, व्हाई एम फॉर्म डिवीजन एम फॉर्म स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड और फॉर्म्ड. एम फॉर्म स्ट्रक्चर वाज डेवलप्ड इन 1920s इन रिस्पांस टू कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन लार्ज फर्म. बड़ी कंपनीज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का, और इसी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की वजह से 1920 में इस स्ट्रक्चर को डेवलप किया गया था. फंक्शनल डिपार्टमेंट ऑफन हैड डिफिकल्टी डीलिंग विद द डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट लाइन and market, especially in coordinating conflicting priorities among the product. Functional structure में हमने देखा था कि when we have different products and we are operating in different markets, in that case we had lot of coordination problems. हमारे को क्या हो रही थी? Problems हो रही थी. Costs were not allocated to individual products, so it was not possible to assess an individual product portfolio contribution. अगर फंक्शन स्ट्रक्चर में ऑपरेट कर रहे हो and you have let's say 3 products, तो आप अलग अलग प्रोडक्ट को कॉस्ट अलोकेट नहीं कर पाते हो, और जब आप कॉस्ट अलोकेट नहीं कर पाते हो तो आपका क्या होगा? पोर्टफोलियो कंट्रीब्यूशन में यू विल बी यू विल फील डिफिकल्टी, राइट? लॉस ऑफ कंट्रोल meant the optimal allocation of firm resources between product was difficult. Top management become over involved in solving short run problems, right, such as coordination, communication and conflict, and neglected long term strategic issues. तो why multi divisional structure is required? जब आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो आपको फंक्शनल के कंटेक्स्ट में ही जवाब देना है, जाहिर सी बात है. आप कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर पे जब हम थे तो हमने इस चीज को देखा था कि व्हेन वी आर ऑपरेटिंग इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड मल्टीपल मार्केट, तो ऐसे सिचुएशन में रिसोर्स अलोकेशन वाज अ डिफिकल्ट टास्क. कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टीज आ रही थी, राइट? साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि डिफरेंट प्रोडक्ट को हम कॉस्ट अलोकेट नहीं कर पा रहे थे. इन सबका सोल्यूशन है एम फॉर्म डिविजनल स्ट्रक्चर, जहां अलग अलग प्रोडक्ट के लिए हमने अलग अलग डिविजन्स बना रखा है, और उस सारे के सारे डिविजन्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल ही क्या करता है? डेलीगेट करता है. कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी टॉप लेवल फॉर्मुलेट करता है और स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल कंट्रोल के थ्रू उन डिविजन्स को कंट्रोल करता है. तो जो फंक्शनल स्ट्रक्चर की लिमिटेशंस थे उसको हम मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर की मदद से आसानी से एड्रेस कर पा रहे हैं. मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर कॉल्स फॉर क्रिएटिंग सेपरेट डिविजन्स. ईच डिविजन वुड हाउस इट्स फंक्शनल हायरार्की. Divisional manager would be given responsibility, a small corporate office that would determine the long-term strategic direction of the firm and exercise overall financial control. क्या होता है इसमें? It calls for what? सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि सेपरेट डिवीजन होता है हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक बिजनेस के लिए. तो हर एक डिवीजन क्या करता है? एक डिस्टिंक्ट बिजनेस को शो करता है. अब हर एक डिवीजन के अंदर दे विल हैव देयर ओन फंक्शनल हायरार्की. हर एक डिवीजन के अंदर उनका अपना फंक्शनल हायरार्की होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे. डिविजनल मैनेजर अपॉइंट किए जाएंगे जिन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस डिवीजन को मैनेज करने के लिए. जो कॉर्पोरेट ऑफिस होगा, कॉर्पोरेट ऑफिस ओवरऑल स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करेगा और कॉर्पोरेट ऑफिस ही डेलीगेट करेगा अथॉरिटी को डिविजनल मैनेजर को. दिस इज व्हाट द मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द एसबीयू. होता क्या है कि जब आप बहुत सारे वर्टिकल्स में जाते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट में, मल्टीपल बिजनेस में एंटर कर जाते हैं, तो यू विल फाइंड दैट योर मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नॉट इफेक्टिव. तो आपका जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो भी इफेक्टिव नहीं रहता. कितने डिविजन्स बनाओगे आप? तो देयर विल बी टू लार्ज स्पैन ऑफ कंट्रोल. यू वॉन्ट बी एबल टू मैनेज. आपका जो स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल कंट्रोल है दैट विल ऑल्सो बी स्टार्ट बिकमिंग इनइफेक्टिव एंड यू वॉन्ट बी एबल टू मैनेज ऑल दोज डिविजन्स.
तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपके 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन में 3 डिवीजन में एक तरह का काम हो रहा है, 3 में एक तरह का काम हो रहा है और एक में बाकी जो बचा 4 उसमें अलग तरह का काम हो रहा है। तो आपने क्या कहा कि अगर ये 3 में एक तरह का काम हो रहा है तो इसको हम क्यों ना क्लब करें, और फिर कॉन्सेप्ट आया एसबीओ स्ट्रक्चर का। एसबीओ स्ट्रक्चर क्या कहता है कि आपके जितने भी सिमिलर बिजनेसेस हैं, सिमिलर प्रोडक्ट हैं, उनको आप ग्रुप करके एक यूनिट बना दो, एक एसबीओ के अंदर डाल दो, और उस एसबीओ के अंदर एक ही तरह के बिजनेसेस को कैटेगराइज किया जाएगा। तो ये ग्रुपिंग का एक कॉन्सेप्ट है एसबीओ, जहां हम क्या करते हैं, जो सिमिलर बिजनेसेस हैं, सिमिलर प्रोडक्ट हैं, उनको ग्रुप करके हम एक एसबीओ के अंदर डाल देते हैं। तो आपका डिस्टिंक्ट 3 लेयर स्ट्रक्चर बनता है, जो आपने पहले क्लास में पढ़ा था ना, जब हम स्ट्रेटेजिक लेवल्स की बात करते हैं, वेदर कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल, वो जो 3 डिस्टिंक्ट लेवल आपको दिखाई दिया था, वो बेसिकली आपका एसबीओ स्ट्रक्चर था। वहां भी मैंने आपको ये रेफरेंस दिया था। तो अब जब एसबीओ की बात करते हैं तो एसबीओ स्ट्रक्चर इज रेलेवेंट टू मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस एंटरप्राइजेस। सबसे पहली बात ये तभी रेलेवेंट है व्हेन यू हैव द मल्टी प्रोडक्ट एंड मल्टी बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो सिमिलर प्रोडक्ट और सिमिलर बिजनेस को आप क्लब करके एक एसबीओ के अंदर डालते हो। जैसे हमने कहा टाटा एंटरप्राइजेस के बाद देयर आर डिफरेंट एसबीओस। टाटा मोटर्स में मोटर में डील होता है, आप टाटा टी की बात कर लो या आप टीसीएस की बात कर लो तो उसमें आईटी में डील होता है। टाटा पावर की बात कर लो। सो आप क्या कह रहे हो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, और ये सबके सब इंडिविजुअल स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है। इन सबकी अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, इन सबके अपने मैनेजर्स हैं, इन सबके अपने शेयर होल्डर्स हैं, इन सबका अपना कस्टमर है, इन सबके अपने कॉम्पिटिटर हैं, इन सबके अपने विजन एंड मिशन है, और ये एक दूसरे से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। अगर आप किसी एक एसपीयू पे किसी भी तरह की स्ट्रेटजी अप्लाई करते हो, जिसका इंपैक्ट दूसरे एसपीयू पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो आप क्या कहते हो, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ ग्रुपिंग द प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ सच लार्ज एंटरप्राइजेस। सो व्हेन योर कंपनी इज अ मल्टी प्रोडक्ट एंड मल्टी बिजनेस एंटरप्राइज, तो उसको किस तरह से ग्रुप किया जा सकता है। एंड एसबीओ इज अ ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस। जो रिलेटेड बिजनेसेस हैं उनको हम ग्रुप करके एसबीओ में डाल देते हैं। मल्टीट्यूड ऑफ बिजनेस इनटू अ फ्यू डिस्टिंक्ट बिजनेस यूनिट इन अ साइंटिफिक वे एंड टू प्रोवाइड इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ट्रीटमेंट ऑफ ईच ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड बिजनेसेस। हम एक साइंटिफिक वे में जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम ग्रुप करके स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बनाते हैं। हर एक एसबीओ के लिए हमारे पास क्या होगा, एक डिस्टिंक्ट स्ट्रेटेजी होगी। अगर हमसे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए, एसबीओ के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आपके तो हर एक एसबीओ का अपना मैनेजर होता है, हर एक एसबीओ का अपना कस्टमर होता है, हर एक एसबीओ का अपना कॉम्पिटिटर होता है, हर एक एसबीओ का अपना विजन एंड मिशन होता है, हर एक एसबीओ की अपनी स्ट्रेटजीज होती है, राइट। So it is a single business or a collection of a related business. That is the basic definition of SBO, which offers scope for independent planning and which might feasibly be standalone from the rest of the organization. तो आपको याद रखना है इस बात को, एसबीओ का कॉन्सेप्ट ही यही कहता है, एसबीओ का कॉन्सेप्ट ही यही कहता है कि आप इंडिविजुअली ट्रीट कर सकते हो किसी भी एसबीओ को। तो अगर आप एक एसबीओ पे किसी भी तरह का स्ट्रेटजी अप्लाई करते हो तो इससे दूसरा अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सब डिस्टिंक्ट है एक दूसरे से, सब रिलेटेड बिजनेस का क्या है, ग्रुपिंग है। It has its own set of competitors. It has manager who has responsibility for strategic planning and profit performance and who has control for the profit influencing factor. तो हर एक एसबीओ के अपने कॉम्पिटिटर्स हैं, हर एक एसबीओ सेट ऑफ रिलेटेड बिजनेस है, हर एक एसबीओ का अपना मैनेजर है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हर एक एसबीओ के अपने विजन एंड मिशन है, एंड सो ऑन। Now see the attributes or benefit of the SBO structure. Now this can be a long question. क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं? सबसे पहले हमने क्या कहा था, साइंटिफिक मेथड ऑफ ग्रुपिंग द बिजनेस। तो मल्टी बिजनेस मल्टी प्रोडक्ट अगर आपका एंटरप्राइज है तो आप उनको ग्रुप कर सकते हैं और एसपीयू फॉर्म कर सकते हैं। नंबर 2, इंप्रूवमेंट ओवर द टेरिटोरियल ग्रुपिंग ऑफ बिजनेस। द टेरिटोरियल ग्रुपिंग ऑफ बिजनेस का मतलब जो टेरिटरी के आधार पर बिजनेस को ग्रुप किया जाता था। अब टेरिटरी के आधार पर मतलब एक पर्टिकुलर टेरिटरी में आपके पास 3 प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, लेकिन उनको आपने ग्रुप करके एक साथ रख दिया तो 2 तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी टेरिटरी के आधार पर। पहला ऐसा होता था कभी कभी कि सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाता था अलग अलग टेरिटरी में। सो टेरिटरी ए में प्रोडक्ट है, वही प्रोडक्ट टेरिटरी बी में। सो टेरिटरी ए का मैनेजर अलग है, बी का मैनेजर अलग है, दोनों के पॉलिसीज अलग है, दोनों अलग तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, तो एक ही प्रोडक्ट को 2 तरह से ट्रीट कर रहे हैं, गलत है। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट कैन बी ट्रीटेड इन सिमिलर वे। अब एक टेरिटरी में हमने क्या किया, डिवीजन फॉर्म किया, उसके अंदर हमारे पास 2 प्रोडक्ट है जो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, लेकिन चूंकि वो एक ही डिवीजन का हिस्सा है तो ऐसा हो सकता है कि उसको एक ही तरह से क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए। ये दोनों ही प्रॉब्लम है हमारे पास। तो हम कहते हैं क्या कि 2 डिफिकल्टीज आते हैं टेरिटोरियल ग्रुपिंग ऑफ बिजनेस में, कि सेम प्रोडक्ट में गेट डिफरेंट ट्रीटमेंट एंड डिफरेंट प्रोडक्ट में गेट सेम ट्रीटमेंट। तो दिस इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द टेरिटोरियल ग्रुपिंग ऑफ बिजनेस। Number 3, an SBO is a grouping of related businesses that we already know. Number 4, the task consists of analyzing and segregating the assortment of business portfolio and regrouping them into a few well-defined, distinct, specifically demarcated business unit. बहुत सारा अंग्रेजी लिखा हुआ है, मतलब ये है कि जो सिमिलर बिजनेसेस हैं, जो रिलेटेड बिजनेसेस हैं, जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनको ग्रुप करके हम क्या कर रहे हैं, एक जगह डाल रहे हैं अंडर द एसबीओ, राइट।
द प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस दैट आर रिलेटेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ फंक्शन आर असेंबल्ड टुगेदर एज अ डिस्टिंक्ट एसवीयू। ये तो क्लियर है, सेकंड पॉइंट पे ध्यान देना है, फर्स्ट पॉइंट को इग्नोर करना है। नंबर 5, अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स आर नॉट प्लेस्ड इन अ ग्रुप। अनरिलेटेड प्रोडक्ट आर सेपरेटेड। जो अनरिलेटेड है वो आपके एसवीयू में नहीं आएगा। नंबर 6, इट हेल्प्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आपने जैसे ही क्या किया, ग्रुप बनाया, तो आप उस पर्टिकुलर ग्रुप, उस पर्टिकुलर एसवीयू के लिए यू कैन हैव योर प्लान and that plan will be applicable to all product in that particular business. Number 7, each SBU is a separate business from the strategic planning standpoint. हर एक SBU एक separate business है from the strategic planning standpoint. तो हर एक, जैसे हमने कहा कि किसी अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस को हम लिक्विडेट कर देते हैं तो क्या इसका इंपैक्ट दूसरे पे होगा? नहीं होगा। किंगफिशर एयरलाइंस जो है, किंगफिशर एयरलाइंस लिक्विडेट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो क्या यूनाइटेड बीवरेज बंद हो गया? नहीं, लेकिन दोनों का ओनर तो सेम ही था ना। हम क्या कहते हैं, दोनों अलग अलग बिजनेस यूनिट्स थे, तो जाहिर सी बात है एक पे अगर आपको ये स्ट्रेटजी अप्लाई करते हो तो दूसरे पे उसका इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। नंबर 8, ईच एसवीयू विल हैव इट्स ओन डिस्टिंक्ट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर एंड ओन डिस्टिंक्ट स्ट्रेटजी। नंबर 9, ईच एसवीयू विल हैव अ सीयू। वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिकली थोड़ा सा इलैबोरेटेड है, ध्यान से पढ़ के चले जाना है हमें कहां, एग्जामिनेशन हॉल। द नेक्स्ट वन इज द 6th वन, द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। देखो नाम से ही लग रहा है कि इट्स अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो अभी अभी मैंने लिया टी ब्रेक, है ना, आप भी बीच बीच में ब्रेक ले लिया करो। चलो देखते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को, करेक्ट। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको, ये इट्स लुक्स लाइक अ मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स की तरह होता है ये। मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के कम्युनिकेशन इसमें एस्टैब्लिश होते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हो आप। ऐसी कंपनी जो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज होती है, जो प्रोजेक्ट बेस्ड काम होती है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स की बात कर लो आप, यस चलेगा, रियल एस्टेट की बात कर लो आप, है ना, आईटी फर्म्स की बात करो आप, है ना, तो ये सब क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड काम करती है, तो उनके लिए स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, सुटेबल हो सकता है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, राइट। अभी तक हमने फंक्शनल में कैसे कहा था, वी हैव द फंक्शनल फॉर्म। फंक्शनल फॉर्म मतलब वर्टिकल वाला हो गया। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल फॉर्म होता है और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट फॉर्म हॉरिजॉन्टल होता है, फंक्शन फॉर्म वर्टिकल होता है, दैट इज कंबाइंड एट द सेम लेवल एंड दैट इज व्हाई इट लुक्स लाइक अ मैट्रिक्स, राइट। जरा इसको देखो, functional and product forms are combined simultaneously at the same level of organization. How it is done? तो बड़ा सिंपल सा होता है कि we have our functional structure। तो ये मेरा टॉप मैनेजमेंट हो गया, टॉप मैनेजमेंट कॉर्पोरेट स्टाफ हो गया। देन आफ्टर वी हैव आवर फंक्शनल स्ट्रक्चर, ये मार्केटिंग है, ये इंजीनियरिंग है, ये एचआर है। अब लेट्स से वी हैव अ प्रोजेक्ट, लेट्स से प्रोजेक्ट ए एंड वी हैव अ प्रोजेक्ट बी, इन दोनों को हमें एग्जीक्यूट करना है। हम क्या करते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में यहाँ जो फंक्शनल फॉर्म होता है, इसमें हम क्या करते हैं, वी क्रिएट द यूनिट। सो मार्केटिंग यूनिट 1, मार्केटिंग यूनिट 2, मार्केटिंग यूनिट 3, सॉरी मार्केटिंग यूनिट 1, इंजीनियरिंग यूनिट 1 एंड एचआर यूनिट 1। फिर आगे बढ़े, फिर कर दिया मार्केटिंग यूनिट 2, इंजीनियरिंग यूनिट 2 एंड एचआर यूनिट 2। इस तरह से हमने क्या किया, विद इन डिपार्टमेंट वी क्रिएट यूनिट्स ऑफ पीपल एंड इट इज टोटली नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर। What is permanent is the functional form. फंक्शनल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट होता है। अब इस प्रोजेक्ट को मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो यहां से हमने क्या किया, कुछ लोगों को सेलेक्ट किया, इन यूनिट से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया और इन लोगों को इस प्रोजेक्ट पे असाइन कर दिया। मान लो 6 लोगों की टीम है, अब 6 लोग की टीम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे। लाइकवाइज इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए तो हमने यहाँ से इस यूनिट से लोगों को सेलेक्ट किया और इस प्रोजेक्ट पे अपॉइंट किया। अब ये प्रोजेक्ट टीम है मेरा, इसमें से हमने किसी को क्या कर दिया, प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया, प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया। तो व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली, देखो आप इसी को कह रहे हो कि ये मेरा क्या है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज माय प्रोडक्ट फॉर्म एंड दिस इज माय फंक्शनल फॉर्म। So product forms and functional forms are combined at same level of enterprise, and then you get a structure like what? Matrix, and that is why it is called as matrix structure. Employees have 2 superior. Employees के कितने superior हो जाएंगे, 2 superior हो जाएंगे, because अगर कोई भी मान लो इस यूनिट का कोई एम्प्लॉय है, वो इस प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है तो और इस डिपार्टमेंट का भी हिस्सा है, तो इस डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंटल हेड होगा, जो फंक्शनल मैनेजर होगा, उसे भी रिपोर्ट करना होगा और प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करना होगा। तो सिंगल सबऑर्डिनेट विल रिपोर्ट 2 सुपीरियर्स, अ प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर एंड अ फंक्शनल मैनेजर। तो उसे प्रोडक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करना होगा, फंक्शनल मैनेजर को भी रिपोर्ट करना होगा। प्रोडक्ट मैनेजर हॉरिजॉन्टल लिंक है और फंक्शनल मैनेजर वर्टिकल लिंक है। द होम डिपार्टमेंट जो आपका इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग है, दीज आर फंक्शनल एंड इज परमानेंट। पीपल फ्रॉम दीज फंक्शनल यूनिट्स आर ऑफन असाइन्ड टेम्पररीली टू वन और मोर प्रोडक्ट यूनिट और प्रोजेक्ट। इसी जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है, जो परमानेंट है, इसी से लोगों को हम असाइन करते हैं कहां, प्रोजेक्ट्स में। द प्रोडक्ट यूनिट और प्रोजेक्ट आर यूजुअली टेम्पररी
and act like a division in that they are differentiated on a product market basis. तो अब ये एक डिवीजन की तरह एक्ट करेगा ना, जाहिर सी बात है, सब दो अलग अलग प्रोजेक्ट है जिसमें दो अलग अलग प्रोडक्ट को लेट्स से वी आर हैंडलिंग, so these are like a separate division. A matrix structure is the most complex of all design. This is most complex, but it is suitable in dynamic environment. ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों तरह का आप फॉर्म आप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन आपको दिख सकता है. तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स, क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों है तभी इसको मैट्रिक्स कहा जाता है. Matrix structure can result in higher overhead because it has more management positions. Dual line of budgetary authority will be seen. Function manager and the product management. Dual source of reward and punishment. Function manager and the product manager. Shared authority. Function manager and the project manager. And dual reporting channel. Function manager and the product manager. So what you are doing is functional form and product forms are combined at same level of organization. So आपको दोनों flow of authority and communication दिखाई देगा. That is why it is called as matrix structure. जैसा आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन में, हेल्थ केयर में, रिसर्च में, डिफेंस में इट विल बी यूज्ड, राइट. एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो क्या क्या एडवांटेज होंगे जरा सोचो. प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी क्लियर, मोर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन गेट, वर्कर कैन सी द विजिबल रिजल्ट ऑफ देयर वर्क बिकॉज टीम इज वेरी स्मॉल. तो प्रोजेक्ट टीम में जो भी एफर्ट आ रहा है तो दैट विल बी सीन, दैट विल बी विजिबल फॉर श्योर. शटिंग डाउन अ प्रोजेक्ट इज इजी. किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बंद करना है, बंद कर दो, इट्स ओके. पीपल विल बी रिलीज फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट. उन लोगों को आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में एंगेज कर सकते हो, राइट. कंडीशंस टू मेक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इफेक्टिव. कैसे हम इसको इफेक्टिव बना सकते हैं, तो याद रखना, प्लानिंग, ट्रेनिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेलेंट इंटरनल कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. So you will have to plan, you will have to train people, right? अब dual line of authority की बात करो, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की बात करो, ट्रेनिंग becomes mandatory, प्लानिंग becomes mandatory. साथ ही साथ क्लियर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. फंक्शनल मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर में रिसोर्सेज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता है. Excellent internal communication should be there and trust and confidence should be there. Conditions behind having matrix structure in an organization. किन conditions में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को रखते हैं. सबसे पहला है आइडियाज. व्हेन आइडियाज नीड टू बी क्रॉस फर्टिलाइज्ड अक्रॉस प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट. अब जब आइडिया शेयरिंग चाहते हैं, यू नो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के आइडिया को आप चाहते हैं कि शेयर हो आपस में, तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर आपको लेके आना होगा. व्हेन रिसोर्सेज आर स्कार्स, तो मैट्रिक्स गिव यू एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इफ रिसोर्सेज आर स्कार्स यू विल गो फॉर मैट्रिक्स. एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड टू मेक डिसीजन नीड टू बी इम्प्रूव्ड. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग को हम इंप्रूव करना चाहते हैं तो मैट्रिक्स विल आल्सो बी हेल्पफुल. तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में हमने देखा कि फंक्शनल फॉर्म एंड प्रोडक्ट फॉर्म आर कंबाइंड एट सेम लेवल ऑफ एंटरप्राइज. अब सवाल आता है ये बनता कैसे? क्या ये इतना आसान है कि हम ड्यूअल लाइन ऑफ अथॉरिटी को एस्टैब्लिश कर दें, या ये इतना आसान है कि हम दोनों डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन का फ्लो, अथॉरिटी का फ्लो, यू नो इंश्योर कर सके, कम्युनिकेशन के फ्लो को इंश्योर कर सके? तो हम कहते हैं नहीं, इट टेक्स टाइम टू डेवलप मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. और इसी को एक कॉन्सेप्ट में दिया गया डेविस एंड लॉरेंस के द्वारा. एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन. डेविस एंड लॉरेंस ने कॉन्सेप्ट दिया दैट हाउ टू डेवलप अ मैट्रिक्स और द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैट्रिक्स. और ये 3 स्टेजेस में होता है. देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो फंक्शनल फॉर्म होते हैं हमारे, दैट इज परमानेंट. फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हमारे परमानेंट होते हैं. उन्हीं फंक्शनल डिपार्टमेंट में हम लोगों को यूनिट्स में बांट देते हैं और उन यूनिट के लोगों को हम असाइन करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. यूनिट्स जो बनते हैं ना, फंक्शनल यूनिट्स जो बन रहे हैं, दोज आर ऑल्सो बेसिकली व्हाट, नॉन परमानेंट. जो हमारा नॉन फंक्शनल टीम बना है, क्रॉस फंक्शनल, नॉन फंक्शनल नहीं बोलेंगे, क्रॉस फंक्शनल टीम बना है जो प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है, तो वो भी क्या है, नॉन परमानेंट. उसको भी हम कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं, राइट. तो ये पूरा प्रोसेस होता कैसे? तो हमने कहा सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने क्रॉस फंक्शनल वर्क टीम बनाया. जिस क्रॉस फंक्शनल वर्क टीम को हमने प्रोजेक्ट पे असाइन किया और उसमें से किसी एक को या बाहर से किसी को हमने प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया. ये हमारा पहला स्टेप था. अब वो क्रॉस फंक्शनल वर्क टीम है. इससे पहले वो अपने अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट में जब काम कर रहे थे तो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था. वो आपस में झगड़ते थे. उनको हमने एक टीम में डाला है तो जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहां आपको बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा. सो वंस क्रॉस फंक्शनल टीम इज क्रिएटेड एंड प्रोजेक्ट मैनेजर इज अपॉइंटेड, वी वेट फॉर सम टाइम. और ये टोटली नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर होता है. देन आफ्टर सम टाइम वी कन्वर्ट प्रोजेक्ट मैनेजर इनटू प्रोडक्ट मैनेजर. इसका क्या इंप्लीकेशन होगा? प्रोजेक्ट मैनेजर इज टेम्परेरी पोस्ट, राइट. सो व्हेन वी कन्वर्ट प्रोजेक्ट मैनेजर इनटू प्रोडक्ट मैनेजर,
वी आर गिविंग इट सम परमानेंसी, हम इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमने प्रोजेक्ट मैनेजर से प्रोडक्ट मैनेजर में कन्वर्ट किया, अगेन वी विल वेट फॉर सम टाइम, राइट, एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन द टीम इज स्टेबल, देन वी विल एस्टैब्लिश ड्यूअल लाइन ऑफ अथॉरिटी। अब हम बोलेंगे कि एक सबऑर्डिनेट को, दो सुपीरियर को रिपोर्ट करना होगा, फंक्शनल मैनेजर को और प्रोजेक्ट मैनेजर को। सो ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले क्रॉस फंक्शनल वर्क टीम को बनाना, प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट करना, दूसरे स्टेप में प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोडक्ट मैनेजर में कन्वर्ट करना, और तीसरे स्टेज में मैच्योर मैट्रिक्स डेवलप करना। मैच्योर मैट्रिक्स का मतलब है जहां ड्यूअल लाइन ऑफ अथॉरिटी एस्टैब्लिश हो जाए, जहां एक सबऑर्डिनेट दो सुपीरियर को क्या करे, रिपोर्ट करे। इस तरह से 3 स्टेप में डेविस एंड लॉरेंस का कहना है कि वी कैन डेवलप आवर स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर। सबसे पहला स्टेप है क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। सो टेम्पररी क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्सेस आर इनिशियली यूज्ड व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट लाइन इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, देन अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज इन चार्ज ऑफ द की हॉरिजॉन्टल लिंक। तो हमारे पास एक क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स बनाया, उसका हमने एक प्रोजेक्ट मैनेजर रखा, प्रोडक्ट मैनेजर। इफ द क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स बिकम मोर परमानेंट, जब ये थोड़ा परमानेंट हो जाए, द प्रोजेक्ट मैनेजर बिकम्स अ प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजर एंड द सेकंड फेज बिगिंस। देन वी गो फॉर द थर्ड, द मैच्योर मैट्रिक्स। The third and the final phase of matrix development involves a true dual line of authority structure. Dual line authority structure. Dual authority structure. Both the functional and product structures are permanent now. वो दोनों ही permanent है. All employees are connected to both vertical functional superior and horizontal product manager. So vertical जो फंक्शनल मैनेजर है उससे भी कनेक्टेड है और प्रोडक्ट मैनेजर से भी कनेक्टेड है। फंक्शनल एंड प्रोडक्ट मैनेजर हैव इक्वल अथॉरिटी एंड मस्ट वर्क वेल टुगेदर टू रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट ओवर रिसोर्सेज एंड प्रायोरिटीज। जैसे मैंने आपसे कहा था कि फंक्शनल मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर में रिसोर्सेज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो हम कहते हैं दे शुड वर्क, म्यूचुअल ट्रस्ट की हमने पहले भी बात करी थी, वो रिक्वायर्ड कंडीशन है। दे शुड हैव ट्रस्ट ओवर ईच अदर, दे शुड कोऑपरेट विद ईच अदर एंड रिजॉल्व ऑल द इश्यूज। तो हमने क्या कहा, 3 स्टेप में वी कैन डेवलप द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, राइट। किसने दिया था? डेविस एंड लॉरेंस ने दिया था। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को देखने के बाद अब हम कंपैरिजन की हालत में आ गए, ओल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। जब व्हेनेवर आई से ओल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यू हैव टू कीप इन माइंड द फंक्शनल स्ट्रक्चर। न्यू में बाकी को आप ला सकते हो, बाकी सबको ला सकते हो। ओल्ड में किसको रखना है? फंक्शनल को। तो ओल्ड की अगर बात करो तो एक लार्ज कॉर्पोरेशन हुआ करता था, जबकि न्यू में क्या हो रहा है, मल्टी बिजनेस यूनिट एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स हम क्रिएट करते हैं। चाहे डिवीजन हो, चाहे आप बात कर लो, अभी आपने मैट्रिक्स पढ़ा, मैट्रिक्स में भी आप क्या कर रहे हो, मल्टी बिजनेस यूनिट एंड कोऑपरेटिव रिलेशन को आप एस्टैब्लिश कर रहे थे। वर्टिकल कम्युनिकेशन होता था सिर्फ ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, बट मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइज टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग होता था, याद करो, अकाउंटेबिलिटी लाइव विद द टॉप मैनेजमेंट। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमने कहा था अकाउंटेबिलिटी किसके पास रहती है? टॉप मैनेजमेंट में। जबकि आप न्यू ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन में देखोगे पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होती है, डिसेंट्रलाइज पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग कैन बी सीन। वर्टिकल इंटीग्रेशन वाज प्रेफर्ड इन ओल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जबकि न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आउटसोर्सिंग एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन, यू नो, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो पुरानी कंपनी जो थी ना, जैसे रिलायंस की भी बात करो, रिलायंस की फेवरेट स्ट्रेटजी थी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, दे स्टिल डू दैट, आज भी वो ऐसा करते हैं। पर जो न्यू ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन है, दैट इज मोर टुवर्ड्स व्हाट, आउटसोर्सिंग। जो जिस पर्टिकुलर फंक्शन में हम एफिशिएंट नहीं है, उसे हम थर्ड पार्टी का आउटसोर्स कर देंगे। आउटसोर्सिंग एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर डेवलप हो रही है। क्वालिटी एंड क्वालिटी, पहले वर्क टीम हुआ करता था, जबकि अब क्या होता है, ऑटोनोमस वर्क टीम्स होते हैं। पहले फंक्शनल वर्क टीम होता था, अब क्रॉस फंक्शनल वर्क टीम होता है। क्या सीखा आपने मैट्रिक्स में? क्रॉस फंक्शनल वर्क टीम, जहां एक ही टीम में अलग अलग फंक्शन के लोगों को आपने जगह दी थी। फंक्शन में ऐसा नहीं होता, फंक्शन में फंक्शनल टीम होता है। मिनिमल ट्रेनिंग, यहां ज्यादा ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, बट यहां एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। स्पेशलाइज्ड जॉब डिजाइन फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल के हिसाब से फंक्शन स्पेशलिस्ट ज्यादा होते थे, जबकि यहां प्रोसेस की बात होती है, वैल्यू चेन बेस्ड टीम फोकस्ड जॉब डिजाइन। इंडिविजुअल जॉब डिजाइन होता था ओल्ड में, और न्यू में टीम फोकस्ड जॉब डिजाइन होता है। टीम को इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसको भी हमें ध्यान में रखना है, न्यू एंड ओल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कंपैरेटिव स्टडी हमेशा दिमाग में रखना है। Let's talk about the network structure. Now, why network structure is called as network structure? First of all, let's try to understand that. Now, you are an organization, right? और आपने अपने सारे प्रोसेसेस को आउटसोर्स कर दिया, मान लो, राइट? अगर आपने सारे प्रोसेस क्यों आउटसोर्स करते हैं? आउटसोर्सिंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है? आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि हम आप काम को खुद से ना करके किसी थर्ड पार्टी से करा रहे हैं, राइट? नंबर 1। नंबर 2, व्हाई वी डू आउटसोर्स? आउटसोर्स हम तब करते हैं व्हेन वी आर नॉट एफिशिएंट इन दैट पर्टिकुलर वर्क। Now, suppose you are a manufacturing unit, right? You are producing shoes, but you are not good in accounting. जाहिर सी बात है, you are good in manufacturing, not in accounting. In that case, you would like to, outsource your accounting work to some CA firm. आपने CA firm को उसको आउटसोर्स कर दिया।
Now that what the outsourcing is. Outsourcing उसको किया जाता है जिसमें आपकी efficiency नहीं होती. Now suppose you are a company which is just operating as a shell company and you have outsourced all of your activities to some third party. Then there किस तरह का structure बनेगा आप खुद सोचो. You are a business here, you are operating like a shell company and you have outsourced all your function to some third party. So a cobweb like a structure is formed, a network like a structure is formed, and that is why it is called as network structure. It is also called as non-structure sometimes because it is virtual elimination of all tasks. You are not doing anything. You are operating like a shell company. So you are not doing anything in-house. So सब आप क्या कर रहे हो? Outsource कर रहे हो. That is why sometimes it is also called as non-structure by its virtual elimination of in-house business functions. In-house business function आप कर ही नहीं रहे हो. That is why sometimes it is also called as non-structure. Many activities are outsourced, often called a virtual organization because it is composed of series of project group or collaboration linked by the constantly changing non-hierarchical cobweb-like network. So we have outsourced our task to third parties, right? And we are just coordinating with them. That is it. We are just coordinating with them. That is why it is also called as virtual organization. इसको virtual organization भी कहा जाता है. Useful when environment of firm is unstable and expected to remain so. अब आपको एक बात ध्यान में रखना है. When environment is unstable, both of the structure is suitable. Matrix structure is also suitable. Network structure is also suitable. लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि अनस्टेबल एनवायरमेंट में which structure will be the most suitable, तो आपका आंसर नेटवर्क होना चाहिए. Instead of having salaried employee, look, you are not going to have anything in permanent. तो salaried employee भी आप नहीं रखते, बल्कि आप क्या करते हो, एम्प्लॉइज को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करते हो. सपोज वी हैव अ प्रोजेक्ट टू एग्जीक्यूट, आपने कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया, जब तक वो प्रोजेक्ट का पीरियड है तब तक वो एम्प्लॉय आपके पास है, उसके बाद आप उसको बाहर निकाल देते हो. इट मे कॉन्ट्रैक्ट पीपल फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. Long term contract with supplier and distributor replace services. Electronic market and sophisticated information system reduce the transaction cost. So transaction cost को कम करने के लिए we will be using sophisticated information system rather than being located in a single building or area. Otherwise कैसे आप ऑपरेट करते? सपोज यू आर द फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो आप सिंगल बिल्डिंग या सिंगल एरिया में ऑपरेट कर रहे होते, बट ऐसा नहीं है. ना यू आर आउटसोर्सिंग. हो सकता है जिन फर्म को आप आउटसोर्स कर रहे हो ना, दे आर स्प्रेडेड ओवर द ग्लोब, but you are connected with them using sophisticated information system. You are in communication. You can coordinate them. You can control all the activities on need basis, right? Organization's business functions are scattered at different geographical locations. The organization is in effect only a shell company with a small headquarter acting as a broker, electronically connected to some completely owned division, partially owned subsidiaries, and some other independent organization. इसी को उठा के एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया था. So it is like a shell company connected with different organizations. And this is how you manage your business using the network structure. Advantage क्या है? Flexibility will increase. Adaptability to cope with the rapid technological changes. आप quickly क्या कर पाओगे? Adapt कर पाओगे because you are outsourcing. याद रखना. It allows a company to concentrate on its distinctive competencies. तो आप सिर्फ वही काम अपने पास रख रहे हो जिसमें आप efficient हो, तो आप अपने distinctive competencies पे focus कर रहे हो, बाकी काम को आप outsource कर रहे हो. These are the advantages. Flexibility, adaptability, and distinctive competencies. What are the disadvantages? The availability of numerous potential partners can be a source of disadvantage. बहुत सारे आपको पार्टनर्स मिल सकते हैं जिसको आउटसोर्स किया जा सके. Contracting out functions to separate supplier may keep the firm from discovering any synergy for combining activities. So when you get the benefit of synergy, when you combine the activities, but here you are outsourcing the activities, so you are not going to get the benefit of synergy here. And last, if particular firm over specializes on one or few function, it runs the risk of choosing the wrong function. हमने कहा जिसमें मेरी डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज थी, इन फ्यूचर वो इररिलेवेंट हो जाए तो क्या होगा? वी विल लूज द बिजनेस. सो दैट इज व्हाट डिसएडवांटेज. ये था आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर. द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रक्चर इज द आवरग्लास स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट इज आवरग्लास स्ट्रक्चर? आवरग्लास इज लाइक दिस. ऐसा होता है ना आवरग्लास. इसमें क्या होता है? सैंड फिल होता है एक साइड में, और ये सैंड क्या होता है? नीचे जाता है. जितने मान लो 1 घंटे के लिए अगर आवरग्लास है, तो 1 घंटे में सैंड क्या होगा? ऊपर के पोर्शन से नीचे के पोर्शन पे जाएगा. So it has a constricted middle part and the broad top and bottom part. इसी को आवर ग्लास कहा जाता है. आवर ग्लास टाइम मेजर होता था पुराने जमाने में, इसलिए आवर ग्लास कहा जाता है. ग्लास से बना होता है. हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा. अब देखो ट्रेडिशनली क्या होता था, अगर ट्रेडिशनली हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखने की कोशिश करें, ट्रेडिशनली क्या होता था. अब ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो यू हैव द टॉप मैनेजमेंट, यू हैव द मिडिल मैनेजमेंट एंड यू हैव द लोअर मैनेजमेंट. आपको पता है लोअर मैनेजमेंट का काम क्या होता था? लोअर मैनेजमेंट का काम होता है एग्जीक्यूशन का. क्या काम होता है? एग्जीक्यूशन का. ये आपका फ्रंट फोर्स है ना, फ्रंट लाइन फोर्स है. और चूंकि ये फ्रंट लाइन फोर्स है, इसका इंटरेक्शन होता है कॉम्पिटिटर के साथ डायरेक्टली. ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है मार्केट में, ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है कस्टमर से. तो जो आपका लोअर मैनेजमेंट है ना, यहां बहुत तरह के इंफॉर्मेशन आते हैं. एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड एट द लोअर मैनेजमेंट.
राइट। अब क्या होता है, जो ये जो इंफॉर्मेशन है दैट गोज टू द मिडिल मैनेजमेंट, लोअर से मिडिल पे जाता है। मिडिल मैनेजमेंट का काम क्या है? मिडिल मैनेजमेंट का काम है इन सारे इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना और इस एनालिसिस के बाद रिपोर्टिंग करना, रिपोर्ट तैयार करना, एंड दैट रिपोर्ट गोज टू द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट क्या करता है? इस रिपोर्ट के आधार पर पॉलिसीज फॉर्म करता है, पॉलिसीज फॉर्म करता है। ये होता है काम। अब प्रॉब्लम कहां आई? सुनो, प्रॉब्लम यहां आई कि जब जब आईटी का यूज बढ़ने लगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का यूज बढ़ने लगा, तो ये जो काम है ना एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग का, जो पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट क्या करते थे, मार्केटिंग का एक्सपर्ट अलग होता था, प्रोडक्शन का एक्सपर्ट अलग होता था, सेल्स का एक्सपर्ट अलग होता था, इंजीनियरिंग एक्सपर्ट अलग होते थे, इनका काम होता था एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग करने का। लेकिन आईटी एंड कम्युनिकेशन के यूज से क्या हुआ कि अब आपको बहुत सारे स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है, और बहुत सारे स्पेशलिस्ट की जगह आपको कुछ ही जर्नलिस्ट चाहिए जो सब चीजों के बारे में जानकारी रखते हो, और उनको आप आईटी के थ्रू एड कर सकते हो और वो बहुत आसानी से उस काम को मैनेज कर सकते हैं जिस काम को पहले बहुत सारे स्पेशलिस्ट मैनेज करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि मिडिल मैनेजमेंट का काम घटा। तो मिडिल मैनेजमेंट का काम जो ट्रेडिशनली मिडिल मैनेजमेंट करता था वो छीन लिया किसने? आईटी ने। जैसे मिडिल मैनेजमेंट का काम घटा तो यहां बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए, बल्कि कुछ ही क्या चाहिए? जर्नलिस्ट चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि टॉप तो ब्रॉड ही रहा, लोअर भी ब्रॉड ही रहा, लेकिन मिडिल मैनेजमेंट क्या हो गया? कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, एंड देन इट लुक्स लाइक अ आवर ग्लास, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आवर ग्लास मैट्रिक्स। ये है आपके मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की पूरी कहानी। अब क्या होता है सुनो, जैसे ही मिडिल मैनेजमेंट कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो डिसीजन मेकर कौन है? टॉप मैनेजमेंट। और इंफॉर्मेशन का सोर्स कौन है? लोअर मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट पास में आते हैं। जैसे ही पास आते हैं, इनके डिसीजन मेकिंग का जो स्पीड है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, इंप्रूव हो जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, अगर मिडिल मैनेजमेंट कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है इसका मतलब करियर डेवलपमेंट चांसेस कम होंगे, और अगर करियर डेवलपमेंट चांसेस कम होंगे तो एम्प्लॉय का मोरल भी क्या होगा? लो होगा। तो ये प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलेगी। जहां तक कॉस्ट का सवाल है, क्योंकि मिडिल मैनेजमेंट कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, हमारा कॉस्ट क्या होगा? रिड्यूस होगा। लेकिन अगर अगर प्रमोशन के चांसेस नहीं है, करियर डेवलपमेंट चांसेस नहीं है, तो मोनोटोनी हो सकता है। स्टाफ में मोनोटोनी क्यों होता है? जब वो एक ही लेवल पे बहुत दिनों तक काम करते हैं। मोनोटोनी एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट कैन बी प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। सो आप क्या कहते हो? इट इज द रिजल्ट ऑफ इंपैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। In the recent years, information technology and communication have significantly altered the functioning of the organization. So IT ने कंपनी के ऑपरेशन को ऑल्टर किया है, टू सिग्निफिकेंटली ऑल्टर किया है। जैसे हमने कहा ट्रेडिशनली जो मिडिल मैनेजमेंट काम करता था, विच दैट हैज बीन टेकन अवे बाय द IT. The role played by the middle management is diminishing, घट रहा है, as the tasks performed by them are increasingly being replaced by the technological tools. जिसको वो पहले मैनुअली करते थे, उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजिकल टूल्स अवेलेबल है, तो उनका टास्क क्या हो रहा है? रिड्यूस होता जा रहा है। Hourglass organizational structure consists of 3 layers with constricted mid layer. टॉप है, बॉटम है, और मिड लेयर क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। द स्ट्रक्चर हैज अ शॉर्ट एंड नैरो मिडिल मैनेजमेंट लेवल। ऐसा क्यों हुआ है? तो हम बोलेंगे सर ड्यू टू यूज ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन। व्हाट आर द एडवांटेजेस? कॉस्ट कम हो गया, एनहांस रिस्पॉन्सिवनेस बाय सिंप्लीफाइंग डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है शिफ्टेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज द लोअर लेवल and decision making authority is the top level. Mid level get constricted, they become closer, quick decision making can be seen. Cost भी reduce हो रहा है। Disadvantage क्या है? Promotion opportunities for lower level diminishes. Lower level के लिए promotion opportunities क्या हो रहा है? कम हो रहा है। Continuity at same level में bring monotony and lack of interest, and low motivation level can be seen. And low motivation level can be seen. Right? तो ये था आपका सारे के सारे स्ट्रक्चर। टोटल 8 स्ट्रक्चर आपने पढ़े, स्टार्टिंग विद सिंपल स्ट्रक्चर, देन यू हैव सीन द फंक्शनल स्ट्रक्चर, देन यू हैव सीन द डिविजनल स्ट्रक्चर, फिर आपका मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर आया, फिर आपका एसपीयू स्ट्रक्चर आया, आपने मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को देखा, आपने नेटवर्क स्ट्रक्चर को देखा, और आपने आवरग्लास स्ट्रक्चर को देखा। इससे टोटल 8 स्ट्रक्चर है। किसी एक पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इंपॉर्टेंट लिस्ट में। आई विल बी स्पेसिफाइंग दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो आपको बेसिकली एग्जामिनेशन के लिए खास करके तैयार करके जाना है। बाकी पढ़ के सब कुछ जाना, आईसीआई पे आप भरोसा नहीं कर सकते, आप जानते हो बहुत बेवफा है, बहुत बेवफा है यार, बहुत बेवफा है, उसे भरोसा नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है? सब कुछ पढ़ के जाना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कल्चर। स्ट्रक्चर के बाद वी हैव अ टॉपिक कल्चर, देन वी हैव द लीडरशिप, एंड योर इंप्लीमेंटेशन पार्ट विल बी ओवर, देन वी विल गो फॉर द कंट्रोल। So let's talk about the culture. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की अगर हम बात करें तो देखो कल्चर क्या होता है आप जानते हो, वैल्यूज, बिलीफ। हमने सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट को पढ़ा था। सो लाइकवाइज वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, एंड दैट कल्चर इज बेसिकली ब्रेड फ्रॉम different forces operating within the four walls of the company.
कंपनी के अंदर के चीजों से मिलकर बना होता है वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, जिसको आप कॉर्पोरेट कल्चर भी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। तो आप क्या कहते हो कि कॉर्पोरेट कल्चर जो होता है, कॉर्पोरेट कल्चर रेफर्स टू द कंपनीज वैल्यू, बिलीफ, प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशंस, वेज ऑफ ऑपरेटिंग एंड इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट। सो कंपनी के जो अपने वैल्यूज हैं, अपने बिलीव्स हैं, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, जो उनका वर्क कल्चर है, इन सब से मिलके बना होता है आपका कॉर्पोरेट कल्चर, या इन सब को आप कहते हैं कॉर्पोरेट कल्चर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मैं एक एक करके आपको डिस्कस करता हूं, ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहला, वेयर डज कॉर्पोरेट कल्चर कम फ्रॉम। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जब हमसे यह पूछा जाए कि कॉर्पोरेट कल्चर आता कहां से है, तो आप कहते हैं कॉर्पोरेट कल्चर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीजें, जो सोशियोलॉजिकल फोर्सेस हैं विद इन द फोर वॉल ऑफ द कंपनी, वहां से आता है कॉर्पोरेट कल्चर। कंपनी के क्या वैल्यू हैं, कंपनी के क्या बिलीफ हैं, कंपनी के क्या ट्रेडिशन है, कंपनी के क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, कंपनी में लोग एक दूसरे से कैसा बिहेवियर रखते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय का एटीट्यूड टुवर्ड्स कस्टमर कैसा है, राइट? इन सारी बातों से मिलके बनता है कॉर्पोरेट कल्चर। सो वेयर डज इट कम फ्रॉम, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहते हो इट इज डेवलप्ड विद इन द फोर वॉल ऑफ द कंपनी, राइट? इट्स द रिजल्ट ऑफ सोशियो कल्चरल फोर्सेज ऑपरेटिंग विद इन द कंपनी। So that's your first thing. Second is it an ally or obstacle for strategy execution? Culture strategy execution में help करता है या strategy execution के लिए obstacle की तरह काम करता है? तो आपका जवाब होगा both. Culture can be an ally or it can be an obstruction या obstacle. तो क्यों और कब? अगर strategy में और culture में मैच नहीं है, उस कंडीशन में वो ऑब्स्टेकल की तरह काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी में और कल्चर में प्रॉपर मैच है, तो उस कंडीशन में वो एलाई की तरह काम करना शुरू कर देता है। आप बोलोगे अगर मैच है तब एलाई है, मैच नहीं है तो ऑब्स्टेकल है। नंबर 3, रोल ऑफ कल्चर इन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। हाउ कल्चर हेल्प्स इन प्रॉपर एग्जीक्यूशन। आप कहते हैं इफ देयर इज अ मैच बिटवीन कल्चर एंड द स्ट्रैटेजी, or in other words, if the culture is a strategy supportive, in that case the organizational environment is highly motivating and conducive environment, and people will be exerting their 100% to achieve the strategic objective. आप बोलोगे yes, ये एक enthusiastic और motivating environment create करता है when a culture is a good culture and it is a strategy supportive culture, and that ultimately helps in execution of strategy. Number 4, creating a strong fit between strategy and culture. आप बोलोगे yes, it is the strategy maker's responsibility. When you are formulating a strategy, you have to think of the culture, and you can recall the forward linkage concept. Forward linkage में आपने यही कहा था, at the time of formulation we have to bring changes in organization in terms of structure, culture, etc. to ensure proper implementation. तो आप कहते हैं it is strategy maker's responsibility to create a fit between a strategy and culture. If there is no fit, in that case a strategy will fail. Yes, there should be a fit. ये 4 बड़े ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है। Now, if there is no fit, then what will happen? So the next question is your changing a problem culture. अगर कल्चर में और स्ट्रैटेजी में मिसफिट है, in that case your culture is a problem culture because it will become an obstacle in the path of strategy execution. So how can we change a problem culture? इसके लिए हमारे पास वी हैव 3 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, जो पहला स्टेप है हमारा, पहले स्टेप में हम कहते हैं कि वी हैव टू सी, देखो पूरा का पूरा कल्चर मिसफिट हो जाए ऐसा नहीं होता, तो यू हैव टू सी दैट विच फैसेट्स ऑफ द कल्चर इज स्ट्रैटेजी सपोर्टिव एंड विच इज नॉट। तो वी हैव टू सी आवर कल्चर, वी हैव टू डायग्नोज एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि कल्चर्स के कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जो हमारी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जो हमारी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट नहीं कर रहे। वो सारे एस्पेक्ट जो हमारी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें उन्हें बदलना होगा और उसे हमें प्रो स्ट्रैटेजी बनाना होगा या स्ट्रैटेजी सपोर्टिव बनाना होगा। तो पहले स्टेप में आप कहते हैं डायग्नोज which facets of the present culture are strategy supportive and which are not. Then you go to the second step. Now in second step, you have to talk. Manager must talk openly and forthrightly to all concerned about those aspects of culture that must be changed. You have to delegate information to everyone, and that that a fundamental concept of change
that whenever you have to bring change, you have to make people aware of change and ready to accept change. And for that purpose, communication is must. So you have to delegate information that what part of culture need to be changed. That is step number 2. Step number 1 is diagnosis. Step number 2 is technically communication. Then there comes the final step. The talk has to be followed swiftly by visible aggressive actions to modify the culture actions. Now that will be followed by the action. Once you have communicated that which facets of the culture need to be changed, now you are taking actions to change that particular culture. That everyone will understand are intended to establish a new culture more in tune with the strategy. So you are taking actions to change that culture, and everyone will be understanding it, that the new culture you are trying to implement is basically strategy supportive, and that is required. The menu of culture changing actions include revising policies and procedures. आपको policies and procedures को revise करना पड़ सकता है. Altering incentive compensation, praising, recognizing people who display new culture traits. जो नए cultural traits को display कर रहे हैं, उसको follow कर रहे हैं, उनको क्या करना, reward करना. Recruiting and hiring new managers and employees, that may also be required. आपको नए लोगों को hire करना पड़ जाए. Replacing key executives who are strongly associated with the old culture. Some is so resistant to change, तो उसको आपको fired भी करना होगा, है ना. तो इसको हम कहते हैं right sizing. So you will fire people who are adamant, who cannot change as per the new culture. तो आपको उनको बाहर निकालना होगा, उनकी जगह आपको नए लोगों को hire करना होगा. And taking every opportunity to communicate to employee that basis for cultural change and its benefit for all concerned. So why there is change in culture? इसका आपको समझाना होगा to every employee और इसके क्या फायदे मिलने वाले, that need to be communicated. So in 3 steps we can change a problem culture. First step is diagnosis, second step is communication, and third step is about action. Right? ये था आपका problem culture को change करना. The next topic, this is all about your organizational culture. 5 क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखा. The next topic is the leadership. Now leadership need also be adjusted as per the strategy. Right? So सबसे पहले हम समझते हैं leadership होता क्या है, क्या leadership roles हैं, क्या इनके responsibilities हैं. Leader कौन होता है? तो जाहिर सी बात है जो ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा होता है. एंड whoever, कोई भी हो, अगर आप उसे लीडर कह रहे हैं ना, there should be certain trait in that particular person. जैसे आप कहते हैं कि लीडर इज अ विजनरी. लीडर वो होता है जो भविष्य को देख सके, फ्यूचर को देख सके, विजन देख सके और ऑर्गेनाइजेशन को गाइड कर सके इन दैट डायरेक्शन. लीडर इज ए गुड स्पोक्स पर्सन. अगर अपनी बातों को समझा सके, वो विजन है तो विजन को वो क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके. लीडर शुड बी एन आर्बिट्रेटर. इफ देयर इज some dispute between two parties, the leader need to have the capability to intervene and arbitrate. Leader should be a policy maker and policy enforcer, जो policy बना सके और policy को क्या कर सके, enforce कर सके. Leader should also behave like a cheerleader. मतलब they should be, appreciating the work of juniors, managers. कि वो सही काम कर रहे हैं तो उनको क्या करना है, appreciate करना, उनको recognize करना. So सबसे पहले आप क्या कहते हो, leadership roles played by manager में. A manager as a strategic leader has played many leadership roles, and those roles are visionary, chief entrepreneur and strategist, chief administrator, culture builder, resource acquirer and allocator, capabilities builder, process integrator, crisis manager, spokesperson, negotiator, cheerleader, etc. Now these are certain role played by the leader. इसको आप कहते हैं leadership role. अगर ये क्वेश्चन आता है, ये प्लेन क्वेश्चन आएगा, आपको लिस्ट करने को बोला जाएगा. जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है 5 लीडरशिप रोल्स. एक अच्छे स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन में अ लीडर मस्ट प्ले दीज 5 लीडरशिप रोल्स. और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, 5 लीडरशिप रोल्स के नाम से ही पूछा जाता है. मैनेजर्स हैव 5 लीडरशिप रोल्स टू प्ले इन पुशिंग फॉर गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन. नंबर 1, स्टेइंग ऑन टॉप व्हाट इज हैपनिंग. सबसे पहले हम देखते हैं स्टेइंग ऑन टॉप व्हाट इज हैपनिंग. तो अ गुड लीडर need to know everything whatever happening during the strategy execution. Why that is essential? In strategy execution you may find a lot of roadblocks. If the strategic manager is not aware of what is happening around, then in that case that roadblock will hamper or impede your implementation. So we simply say that a leader should be knowing everything, should be aware of everything,
ताकि प्रॉब्लम आने से पहले उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। किसी भी तरह का अनएंटिसिपेटेड इवेंट होता है, जिस इवेंट की वजह से some changes is required, तो लीडर उसको टाइम रहते हुए कर सके। एंड दैट इज व्हाई द फर्स्ट लीडरशिप रोल अमंग द 5 roles is staying on top what is happening, closely monitoring progress, solving out issues and learning what obstacle lie in the path of good execution। तो हेडिंग आपको इसे बनाना है, staying on top what is happening, staying on top what is happening। The second role is promoting culture of esprit de corps। Esprit de corps को simply you have to keep in mind that it is the feeling of we and not I। So when we say we, not I, then we are emphasizing teamwork instead of individualistic approach। So a good leader need to inculcate the feeling of team in the organization, where every member of organization is part of team and they are working for the same objective, that is the objective of the organization। तो स्पिरिट डी कॉर्प को लेके आना ऑर्गेनाइजेशन में, एक हेल्दी एनर्जेटिक कल्चर को डेवलप करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लीडर। दैट्स द सेकंड रोल that mobilizes and energizes organizational members to execute strategy in a competent fashion and perform at high level। The third role is about responsiveness to the environment। We know that environment is dynamic, so a leader is responsible to make organization responsive to changes happening in organization, in environment। So we know that in environment there are a lot of changes happening every time। So, and certainly that will bring some opportunity, at the same time that we may create some kind of threat। So as a leader, you have to look for opportunities, so to realize them, and you also have to look for threats, that whether you are facing some kind of threat, so you will address those threats accordingly। So up third is keeping organization responsive to changing conditions। That's our third point। First point is staying on top what is happening, second point is promoting culture esprit de corps, and third point is making organization responsive to changing conditions of environment। Alert for new opportunities, bubbling with innovative ideas, and ahead of rivals in developing competitively valuable competencies and capabilities। Number 4, exercising ethics leadership is the fourth one। Now what is wrong and what is right, that has to be decided by the leader। So while pursuing your strategy, it is advised that you do not compromise with your value। If you remember, in previous chapters we talked about value, and we say that in no matter what, value, the core value must not be compromised। Even in the case of bad time, you don't compromise with your core value। That is the concept of the core value। So as a leader, you will have to exercise the ethics leadership, that while pursuing for your strategic objective, you should not go for wrong path। So ethically you are correct or not, that need to be ascertained। So exercise ethics leadership and insisting that the company conducts its affair like a model corporate citizen, right? And number 5 is the pushing corrective action। pushing corrective action का सीधा सीधा मतलब है corrective actions को apply करना whenever there is deviation। जब डेविएशन आता है तो करेक्टिव एडजस्टमेंट्स होती हैं और वो लीडर को अप्लाई करना है। ये टोटल 5 लीडरशिप रोल्स हैं। स्टेइंग ऑन टॉप व्हाट इज हैपनिंग, प्रोमोटिंग कल्चर ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव टू चेंज, एक्सरसाइजिंग एथिक्स लीडरशिप एंड पुशिंग करेक्टिव एक्शंस। ये आपके 5 लीडरशिप रोल्स हैं। इसके अलावा एग्जाम में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूछा जा चुका है। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडर? तो कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। व्हेनेवर दे विल आस्क सच क्वेश्चन, यू विल हैव टू लिस्ट इट ओनली। एक्सप्लेन करने की जरूरत आपको नहीं होगी। पहला, मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। ये स्ट्रेटेजिक लीडर का ही काम होगा कि वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले। फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड एक्शन प्लान टू इंप्लीमेंट दैट डिसीजन व्हाट हैव बीन टेकन। ensuring effective communication, managing human capital, managing change, creating and sustaining a strong corporate culture and sustaining high performance over time। बहुत ही जनरल पॉइंट्स है, एक बार ध्यान से पढ़ लोगे आराम से दिमाग में रहेगा और एग्जामिनेशन में आप इसको यूज कर पाओगे। द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सबसे ज्यादा पूछा गया है और जहां से केस सिनेरियोज बनते हैं, इसीलिए हमारे लिए ज्यादा वाइटल हो जाता है, दैट इज द अप्रोचेस टू लीडरशिप। अगर हमसे लीडरशिप स्टाइल या लीडरशिप अप्रोचेस पूछा जाए तो हम कहते हैं देयर आर 2 अप्रोचेस टू लीडरशिप।
one is transformational leadership, one is transactional leadership. तो पहले ट्रांजैक्शनल या ट्रेडिशनल को समझते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मेशनल को समझेंगे. ट्रांजैक्शनल या ट्रेडिशनल लीडरशिप में यू फोकस ऑन द करंट. So as a leader, you use the authority of office. Suppose you are a manager, then you set objectives and you ask your employee to achieve that objective. If they achieve the objective, you will be giving them the reward. Otherwise, you will be punishing them. So here in traditional leadership, you use reward and punishment to motivate employee to do a particular job or behave in a particular fashion. That is called as traditional or transactional. Whereas transformational leadership is totally different. In transformational leadership, you will be using the enthusiasm, you will be using the charisma of the leader to motivate people up to the limit where even they will sacrifice their own interest, the self-interest, and they will be putting 100% to achieve the objective of the enterprise. Transactional leader focus on current. They have clear-cut objectives and they ask you to achieve that objective. Whereas transformational leaders give you a very creative environment where people are motivated to be creative, to give input. So दोनों बिल्कुल अलग है. And that is why we say, suppose when you are applying cost leadership strategy, in that case, the cost cutting is your priority there. Innovation is not required at all. So in that case, you will be preferring the transactional leadership. But suppose you are going for differentiation strategy. So in differentiation strategy, the most suitable will be the transformational leadership, because in differentiation strategy, you will be needing innovation. Not only that, look, if your environment is stable, now in that case, transformational leadership is technically not required because innovation is not required in a stable environment. You have your product, you have your business, right? So in that case, transactional leadership is preferred. But whenever the environment is unstable, then we need to innovate. Then we need to respond to the unstable environment accordingly. In that case, transformational leader is more preferable, right? इस तरह से हमारे पास दो लीडरशिप स्टाइल होते हैं, ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल. देखो, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल. ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल क्या कहता है? Focuses more on designing systems and controlling the organization's activities and are more likely to be associated with improving the current situation. So transactional leadership may be design system, right? We control our activities and we focus on improving the current situation. Transformational leadership की जब हम बात करते हैं, it uses charisma and enthusiasm to inspire people to exert them for the good of the organization. So organization के good के लिए we motivate people to exert their 100%. That is the transformational leadership. In transactional leadership, we try to build on the existing culture and enhance current practices. Existing culture पे we try to build on, और जो current practices है उसको हम promote करते हैं. Whereas in transformational leadership, it is they offer excitement, vision, intellectual stimulation and personal satisfaction. Here, innovation will be preferred. Transactional leadership में they prefer more formalized approach to motivation, that is reward or penalties for achievement or non-achievement. अगर ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ तो रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं हुआ तो पेनाल्टी मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता. ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में क्या होता है? दे इंस्पायर इन्वॉल्वमेंट इन मिशन, गिविंग फॉलोअर अ ड्रीम और अ विजन ऑफ अ हायर कॉलिंग so as to elicit more dramatic changes in organizational performance. So in transformational leader, the leaders inspire the followers to give their 100%, to engage with the dream. They make it dream of every member of organization, the vision of the enterprise, and they give their 100% to achieve that. Transactional leadership की अगर हम बात करो, it is appropriate in static environment, whereas transformational leader की अगर हम बात करें, it is appropriate in turbulent environment. Your environment is turbulent, you will go for the transformational. Your environment is static, you will go for the transactional. Transactional leadership में the style is better suited in persuading people to work efficiently and run operations smoothly. जबकि आपने देखा कि यहाँ हम क्या देते हैं? We offer excitement, vision, intellectual stimulation. Transactional leadership style uses the authority of its office. यहाँ authority का use होता है, जबकि यहाँ enthusiasm and charisma का use होता है. तो ये कंपैरेटिव स्टडी है दोनों का, जो आपको क्या करना है, एक नजर देख के जाना है. बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं.
So this was all about your implementation. We are done with the implementation. In this chapter, we know that we have implementation as well as the control to study. So now we will enter into the strategic control. The control and the strategic control, of course. जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है रेगुलेट करना, कंट्रोल का मतलब होता है चेक करना. कंट्रोल हमें बताता है कि जो हमने डिसाइड किया था उस हिसाब से हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे. कंट्रोल के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि वेदर वी आर अचीविंग आवर ऑब्जेक्टिव्स और नॉट. So control plays a very important role. ये आपको deviation से बचाता है. And whenever while exercising a control, in control what we do exactly, we measure the performance, whatever we did, and we compare that performance with the objective we set earlier, and we see that whether there is any deviation. If there is any deviation, then in that case corrective adjustments will be applied. So that is how we do what the control. So elements of process of control. सबसे पहले क्या कहा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस सिस्टम व्हिच कुड बी ऑपरेशनलाइज्ड इनटू मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल स्टैंडर्ड्स. नंबर 2, अ मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम. तो पहले तो एक मेजरेबल स्टैंडर्ड में हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, वी शुड हैव अ मैकेनिज्म टू मॉनिटर एंड मेजर दोज ऑब्जेक्टिव्स और द परफॉर्मेंस. नंबर 3, अ मैकेनिज्म फॉर कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट विद द रेफरेंस टू द स्टैंडर्ड. So first of all, we set the standard. Second, we measure the performance. Third, we compare the performance with the standard for detecting deviation from the standard, for learning new insights on standard themselves. So deviation भी मिल सकता है या standard पे भी we can get a new learning, and then a mechanism for feeding back corrective and adaptive information and instructions to the system. So that is your corrective adjustment. So we set objective, a measurable one, then we measure our performance, then we compare objective with the performance, and then we do the corrective adjustments. So these are the elements of process of control. ध्यान में रखना है इसको, टिपिकल क्वेश्चन होगा अगर एग्जाम में आ जाता है तो. जब हम कंट्रोल की बात करते हैं, then we have to see the types of control. क्या टॉपिक आता है हमारे पास? टाइप्स ऑफ कंट्रोल. पूरे टाइप्स ऑफ कंट्रोल पे आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. टाइप्स ऑफ कंट्रोल में 2 क्वेश्चन बनते हैं, बड़े स्पेसिफिक, इनफैक्ट 3 क्वेश्चन बनते हैं. पहला सवाल बनता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल और मैनेजमेंट कंट्रोल का डिफरेंस, सॉरी ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल का डिफरेंस. दूसरा सवाल आपका सीधा सीधा स्ट्रैटेजिक कंट्रोल पे बनता है, और तीसरा सवाल आपसे स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव पे बनता है. सो पहला सवाल हमारा क्या बन जाता है? 3 तरह के कंट्रोल होते हैं, ऑपरेशनल, मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक. तो पहला सवाल बनता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है. बहुत सिंपल है ये, देखो. ऑपरेशनल को नीचे रखो, मैनेजमेंट को ऊपर रखो, एंड थिंक अबाउट इट. व्हेन यू टॉक अबाउट द ऑपरेशनल कंट्रोल, you are focusing on the individual task. Operational control is an individualistic approach where we focus on an individual task or a particular transaction. So in operational control, you talk of the task and the transaction, whereas management control is more aggregative. यहाँ पूरे डिपार्टमेंट को कंसीडर करते हैं, समटाइम पूरे यूनिट को कंसीडर करते हैं. So management control is more aggregative. It is not about a single transaction. Operational control focuses on individual tasks and individual transactions. Management control is more inclusive and more aggregative. जब आप operational control की बात करते हो, it's a measurable relationship between input and output, which could be predetermined or estimated with the least uncertainty. Whereas management control is the achievement of enterprise goals, short range and long range. So जब आप operational control की बात कर रहे हैं ना, you are exploiting the relationship between input and output, which is measurable, and based on that you can see that if there is any kind of deviation. But जब मैनेजमेंट कंट्रोल की बात करते हैं, you are talking about the achievement of goal. Control is applied on the achievement of goal, short range as well as the long range. ऑपरेशनल कंट्रोल के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे स्टॉक कंट्रोल हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, प्रोडक्शन कंट्रोल हो गया. दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? ऑपरेशनल कंट्रोल. और जब आप मैनेजमेंट कंट्रोल की बात करते हैं, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच मैनेजर्स एश्योर द रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड एंड यूज्ड इफेक्टिवली and efficiently in the accomplishment of the organization's objective. Here we say we have to achieve the objective, whether we have acquired and used resource efficiently and effectively to achieve that objective, that is dealt under the management control. तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है. This might be a question in examination. And then we go for the strategic control. सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला कि एक क्वेश्चन आ सकता है, अकॉर्डिंग टू सेंडल एंड होफर, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल फोकसेस ऑन द ड्यूअल क्वेश्चन. ये 2 क्वेश्चंस पे फोकस करता है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ना. तो ये पहला सवाल बनता है हमारा. दूसरा सवाल हो गया, एक तो ऑपरेशन पे मैनेजमेंट का डिफरेंस हो गया. दिस इज सेकंड क्वेश्चन. Now, according to strategic control focuses on a dual question. What are the dual question? First, जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया था, क्या जो हम अचीव कर रहे हैं वो सेम है? सो क्या हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2,
जिस तरह से हमने इंप्लीमेंटेशन को प्लान किया था, क्या हमारा इंप्लीमेंटेशन उसी तरह से चल रहा है? इन दो सवालों का जवाब आप ढूंढते हो स्ट्रैटेजी कंट्रोल में। द स्ट्रैटेजी इज बीइंग इंप्लीमेंटेड एज प्लान, स्ट्रैटेजी वैसे ही इंप्लीमेंट हो रहा है जैसा प्लान किया गया था। एंड द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रैटेजीज आर दोज इंटेंडेड, और जो रिजल्ट मिल रहा है हमें, ये वही रिजल्ट्स हैं जो हमने चाहा था, जो डिजायर्ड था, जो इंटेंडेड था। दिस इज व्हाट वी हैव टू चेक इन द स्ट्रैटेजी कंट्रोल, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी कंट्रोल फॉर द पर्पस। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी कंट्रोल, और ये बनता है आपका तीसरा सवाल, जहां आपसे टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी कंट्रोल पूछा जा सकता है, या किसी पर्टिकुलर टाइप पे स्ट्रैटेजी कंट्रोल, टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी कंट्रोल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसमें सबसे पहला टाइप होता है हमारे पास प्रीमाइसेस कंट्रोल, सेकंड टाइप होता है स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस, थर्ड होता है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, और फोर्थ होता है इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। ये चार टाइप के हमारे पास स्ट्रैटेजिक कंट्रोल होते हैं। सबसे पहले समझो आप प्रीमाइसेस कंट्रोल को। व्हाट इज प्रीमाइसेस कंट्रोल? सिंपल तरीके से समझना कि प्रीमाइसेस का मतलब है assumptions which are made about the environment. Now when you are formulating the strategy, you study your environment, and also you do lot of prediction and projections about the future. You make lot of assumptions about environmental and factors, right? And based on that you formulate your strategy. अब पॉइंट ये है कि जो भी मेरे प्रीमाइसेस हैं, जो भी assumptions हैं, जिनके आधार पे मैंने स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट किया है, क्या वो हमेशा वैलिड होंगे या फ्यूचर में वो इनवैलिड साबित हो सकते हैं? ना यू नो दैट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि फ्यूचर में वो इनवैलिड साबित हो सकते हैं। हो सकता है जो आज वैलिड है फ्यूचर में वो चेंज हो जाए। तो क्या हमें इन प्रीमाइसेस को लगातार मॉनिटर करना चाहिए? आपका जवाब होगा हाँ, आपको करना होगा। एंड दैट इज व्हाट द प्रीमाइसेस कंट्रोल इज ऑल अबाउट। प्रीमाइसेस कंट्रोल सेज whatever premises or assumptions based on which strategy is being formulated should be monitored continuously, and whenever there is any kind of change, strategy should be changed accordingly. So that is what the premises control is. A strategy is formed based on certain assumptions or premises about the complex and turbulent organizational environment. Over a period, these premises may not remain valid. Premises control is a tool for systematic and continuous monitoring of the environment to verify the validity and accuracy of the premises on which strategy has been built. जिस premises के आधार पे आपने strategy बनाया, उसकी accuracy and validity क्या होगी फ्यूचर में, इसके लिए हम उसे लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। and that is what the premises control is all about. जब फैक्टर्स की बात आती है तो दो तरह के फैक्टर्स की बात करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड द इंडस्ट्री फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आपका पेस्टल आ गया, इंडस्ट्री फैक्टर्स में कॉम्पिटिटर, सप्लायर, सब्स्टिट्यूट एक्सेट्रा आ गया। Second is the surveillance. Now, surveillance is an unfocused, non-focused approach. Why we say that? Surveillance is basically casual browsing of environmental information. Up different sources you try to collect information, and in that process you might get some information that has impact on your strategy. So that what the strategic surveillance is. It is unfocused. We are not focusing on any particular factor, but we are casually browsing the environment. We are reading magazines, we are reading newspapers, we are watching TV news, we are watching business channels, we are in social gathering also, we are getting a lot of information, we are attending seminars, webinars, etc. इन सारे sources से we are collecting information, and फिर हम देखते हैं कि क्या इन information का हमारी strategy पे कोई impact है. If it is so, then we change strategy accordingly. That is called as surveillance. So it is unfocused. It involves general monitoring of various sources of information to uncover unanticipated information having a bearing on the organizational strategy. It involves casual environmental browsing, reading financial and other newspapers, business magazines, attending meetings, conferences, discussion, and so on. There may be different sources from where we collect information, and we see that whether those information impact our strategy. Now, third is the special alert control, as the name indicates. This is special alert control. Now, there are a lot of factors which may impact your business up to the extent that immediate adjustment of strategy might be required. जैसे आप कहते हो change in technology. Now, if technology changes, in that case, instantly you will have to change your strategy. You will have to adjust your organization accordingly. So that factor is highly critical, and for such factors we put in place special alert control. At times, unexpected events may force organization to reconsider their strategy. Sudden changes in government, natural calamities, terrorist attack, unexpected merger or acquisition by competitor,
इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, ये कुछ ऐसे इवेंट है दैट में ट्रिगर एन इमीडिएट एंड इंटेंस रिव्यू ऑफ स्ट्रेटेजी to cope up with such eventualities. The organization formed crisis management team to handle the situation. So that is what the special alert control, and the last one is the implementation control. Implementation control का मतलब है कि while implementing the strategy there may be some unfolding events, and in light of those unfolding events do we have to bring change in our implementation plan. इसी को implementation control कहते हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ प्रिडिक्ट करके रखा हुआ है, बट बहुत कुछ ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में जिसका एस्टिमेशन हमारे पास नहीं था। तो अगर कुछ भी अनएंटिसिपेटेड होता है तो उस कंडीशन में क्या मुझे इंप्लीमेंटेशन में बदलाव लाने की जरूरत है? फॉर दैट पर्पस वी हैव इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल इन प्लेस. Managers implement strategy by converting major plan into concrete sequential action that form incremental step. You have step 1, step 2, step 3, step 4. In this fashion you implement your strategy. Implementation control is directed towards assessing the need for change in the overall strategy in light of unfolding events. So in light of unfolding events, do we have to change the overall strategy? Strategic implementation control is not a replacement to operational control. So that's different. There are two basic form of implementation control. अब ये दो basic form of implementation control क्या क्या है देखो. Number one is the monitoring strategic thrust. Monitoring strategic thrust help manager to determine whether the overall strategy is progressing as desired or whether there is need for readjustment. Strategic thrust का मतलब है simply the information. So suppose आप ऐसे सोचो, suppose you take action 1 and when action 1 is executed, then some information will be generated and that information will certainly impact the action 2. So that is a strategic thrust. Subsequent action को वो क्या करता है? Impact करता है. So we have to monitor these strategic thrust and we have to see that we are progressing as was intended. हम उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं जिस तरह से हमने सोचा था, या फिर इन thrust की वजह से there need of some bringing some change. Second, milestone reviews. Milestone are basically a big event in the process of implementation. जैसे आपके तो resource allocation over a period of time. So that can be a milestone. तो milestone को हम consistently क्या करते रहते हैं? Review करते रहते हैं to check that whether we are going in right direction. All key activities necessary to implement strategies are segregated in terms of time, event, and major resource. It normally involves complete reassessment of the strategy. It also assesses the need to continue or refocus the direction of an organization. Milestone review की वजह से आपको हो सकता है strategy को readjust करना पड़ जाए, strategy को आपको review करना पड़ जाए, right? So this is milestone review and the monitoring strategic thrust. There are two techniques in implementation control, and this is all about your control. ये आपका हो गया control. So we are done with the implementation and control, and the last topic we have is the strategic performance measures. Newly add हुआ है और important topic है. पूरे topic को ही ट्रिपल स्टार करके मैं रखूंगा, ध्यान से पढ़ लेना, अगर आता है तो सॉल्व कर देना, right? So let's do this. Strategic performance measures, right? इसको क्या कह सकते हैं हम? Simply SPM. अच्छा देखो, ये परफॉर्मेंस मेजर्स हैं, राइट? परफॉर्मेंस मेजर्स हैं. जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि किसी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखना हो आपको, तो आप कैसे देख सकते हो, राइट? या फिर मैं कहता हूं कोई भी कंपनी ने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया और वो चाहती है ये देखने के लिए वो प्रोजेक्ट उसके लिए कितना इफेक्टिव है, कितना सही है, कितना प्रोडक्टिव है, तो कैसे पता लगाएगा? तो आप कहते हो ना सर, वो ROI चेक करेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो ROI चेक करेगा. तो ये एक तरह का क्या हो गया? फाइनेंशियल मेजर हो गया. तो जब आप परफॉर्मेंस मेजर्स की बात करते हैं ना, तो आप इस तरह के मेजर्स की बात करते हैं, राइट? दैट व्हाट द स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर सेज. ध्यान देना, इट इज अ मेथड दैट इंक्रीजेस लाइन एग्जीक्यूटिव्स, जो फ्रंट लाइन एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल एंड ऑफर अ कंटिन्यूअस सिस्टम फॉर ट्रैकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स दीज ऑब्जेक्टिव्स यूजिंग क्लियर कट परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स. So अगर हम ROI की बात करें तो even line executive will understand what is the ROI, right? And what ROI we are getting from the project. So in that condition, the line executive will have clear understanding of the organizational goals, and of course आप continuously track कर सकते हैं performance को, because these are the measurable measures. SPM helps to eliminate silos by establishing a common language among all divisions of the organization, so they may communicate openly and productively. तो silos में ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है अब. With SPM, different divisions of organization, different part of organization
विल बी टॉकिंग इन कॉमन लैंग्वेज, राइट। वो क्या करेंगे, कॉमन लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे थ्रू योर एसपीएम. SPM are key indicators that an organization use to track the effectiveness of their strategy. Our strategy should help us to achieve that key indicator, the SPM. हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी है जिससे हम ROI को बढ़ा सके. तो जाहिर सी बात है, अगर ROI is increasing और ROI is high, in that case we can say that a strategy is working. Otherwise it is not working. तो आप स्ट्रैटेजी के परफॉर्मेंस को, इफेक्टिवनेस को भी क्या कर सकते हो, गेज कर सकते हो. Now what are different types of strategic performance measure? This is your first question. अब कितने टाइप है हमारे पास, देखो. वी कैन हैव द फाइनेंशियल मेजर्स, वी कैन हैव द कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर्स, मार्केट मेजर्स, एम्प्लॉय मेजर्स, इनोवेशन मेजर्स, एनवायरमेंटल मेजर्स. सो देयर आर 6 कैटेगरीज ऑफ स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स. सबको देखते चलो फटाफट. एग्जांपल पे ज्यादा ध्यान रखना, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. पहला है आपका फाइनेंशियल मेजर्स. दिस गिव्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट. तो कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग देता है फाइनेंशियल मेजर्स. एंड कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट, जैसे आप कहते हो रेवेन्यू ग्रोथ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट मार्जिन. ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं, ऐसे मेजर्स हैं जो फाइनेंशियल मेजर्स हैं और जो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताते हैं, कंपनी के प्रॉफिट को बताते हैं. सेकेंड इज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर्स. ये कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को बताएगा. जैसे आप कहते हैं कस्टमर रिटेंशन, इफ वी आर एबल टू रिटेन द कस्टमर, इट मींस कस्टमर इज सेटिस्फाइड. आप कस्टमर लॉयल्टी की बात करते हो. इफ योर कस्टमर्स आर लॉयल, इट मींस दे आर द सेटिस्फाइड कस्टमर. सो दीज आर द मेजर्स वी कैन यूज टू गेज व्हाट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. These measures provide insight into the organization ability to meet customer need and provide high quality product and services. तो ये measures आपको बताएंगे कि whether we are able to meet the customer needs and or not, whether we are providing high quality product and services to customer or not. Third is the market measures. जैसे आप market share की बात करते हैं, customer acquisition, customer referrals की बात करते हैं. So these measures provide information about organizations' competitiveness in the marketplace and ability to attract and retain customers. So how competitive in the market we are in the market, ये पता चलेगा market measures से. जहां आप कस्टमर रेफरल की बात कर सकते हैं एज अ मेजर, आप कस्टमर एक्विजिशन या मार्केट शेयर आपका मार्केट में क्या है, ये सब के सब इंडिकेटर है मार्केट मेजर्स. देन वी हैव द एम्प्लॉय मेजर्स. सो एम्प्लॉय मेजर्स बताएगा एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय के रिटेंशन के बारे में. इट गिव्स इंसाइट इनटू द एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉइज and create a positive work environment. So whether the organization is able to attract talented staff, that will be the employee measures. जैसे आप कहते हो employee satisfaction, turnover rate, employee engagement, etc. Then you have the innovation measures. ये किसके बारे में बताएगा, innovations के बारे में. इसके measures क्या है, जैसे R&D spending, R&D budget मेरा क्या है, patent applications, कितने patent के लिए हम apply कर रहे हैं, new product launches, कितने new product को हम launch कर पा रहे हैं. So these are the innovation measures. ये बताता है insight into the organization's ability to innovate and create a new product and services to meet customer demand. So how innovative we are, that will be gauged by innovation measures. And the sixth is the environmental measures. Environmental measures your sensitivity towards environment को बताएगा. जैसे आप energy consumption की बात करते हैं, waste reduction, carbon emission. These are the measures. आप कहते हैं low carbon emission है मेरा, it means you are more sensitive towards environment. Insight into the organization's impact on the environment and its effort to operate in a sustainable manner. तो ये 6 तरह के आपके क्या हो गए, SPM हो गए, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स हो गए. अब यहां एक थोड़ा सा एडिशन आता है. टुवर्ड्स मोर होलिस्टिक मेजर ऑफ SPM इज योर ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क, TBL कहते हैं इसको. ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क में इंक्लूड किया जाता है, देखो, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट एंड प्रैक्टिस हैज परसिस्टेंटली पुश्ड द फ्रंटियर ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस बियॉन्ड फाइनेंशियल मैट्रिक्स. पहले सिर्फ फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात होती थी, बट ग्रेजुअली वी आर गोइंग बियॉन्ड फाइनेंशियल मैट्रिक्स. Thus a triple bottom line framework emphasizes people and planetary concerns beside profitability or economic prosperity alone. हम कहते हैं वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बट वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द पीपल एंड द प्लैनेटरी कंसर्न्स. सो एक 4th P को ऐड किया गया इसमें,
क्वाड्रुपल बॉटम लाइन एड्स द फोर्थ पी. सो क्वाड्रुपल, एक तो होता है टीबीएल ट्रिपल बॉटम लाइन, और एक होता है आपका क्वाड्रुपल बॉटम लाइन. उसमें पर्पस को ऐड कर दिया गया. ट्रिपल बॉटम लाइन में आपने क्या किया था, आप बात कर रहे थे, आपने कहा सिर्फ प्रॉफिट के अलावा प्लैनेट एंड पीपल कंसिडरेशंस को लाया गया. तो वी हैव द पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट. क्वाड्रुपल में 4 हो जाता है, एक नया पी ऐड हो गया, दैट इज पर्पस. सो दैट इज बेसिकली योर स्पिरिचुअल डायमेंशन. इसको याद रखना है, ट्रिपल बॉटम लाइन एंड क्वाड्रुपल दोनों को. मेजर्स की बात करते हैं फिर से. SPM आर एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेवरल रीजंस. नाउ दिस कैन बी अ क्वेश्चन, व्हाई स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स आर एसेंशियल. सबसे पहला है गोल अलाइनमेंट. स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स की मदद से हम अपनी स्ट्रेटजी को गोल के साथ अलाइन कर सकते हैं इजीली, राइट. सो SPM measures help organization to align their strategies with their goal and objective, ensuring that they are on track to achieve that desired outcomes. तो आपके तो the first benefit, the reason for using SPM is the goal alignment, that we can align a strategy with our goals. Second is resource allocation. It provides organization with the information they need to make informed decision about resource allocation, enabling them to prioritize their effort and allocate resource to the area that will have the greatest impact on their performance. So, using SPM, you will be able to know that what are the areas जहां हमें resource allocation करना चाहिए to achieve the objective, right? तो resource allocation को भी ये guide करेगा, goal alignment को भी ये guide करेगा. So we can align goal with the strategy, and second, a resource allocation can be done to those areas which has maximum impact on the performance. Then there is the continuous improvement. SPM can be tracked and measured. So we can do continuous improvement using SPM. Provide organization with a framework for continuous improvement, enabling them to track their progress and make adjustment to improve their performance over time. So we can track the performance, track the progress. If needed, we can bring in the adjustments and improve performance over time. So that is your continuous improvement. And the last one is the external accountability. Your sensitivity towards environment, your accountability towards environment, जिसको आप external accountability कह रहे हैं. Help organization demonstrate accountability to stakeholders, including shareholders, customers, and regulatory bodies, by providing transparent picture of their performance. So आप जैसे ही आप strategic performance measure की बात करते हैं, तो इसके थ्रू आप अपने performance का clear picture रख पाएंगे. तो रेगुलेटरी बॉडीज हो, शेयर होल्डर हो, कस्टमर हो, आप उनके प्रति अकाउंटेबिलिटी को भी आप फुलफिल कर पाएंगे. तो ये 4 रीजंस है बालक जो ध्यान में रखना है. गोल अलाइनमेंट इज द फर्स्ट, रिसोर्स अलोकेशन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी. दीज आर द रीजंस वी यूज SPM. एंड द लास्ट वन इज चूजिंग द राइट SPM. तो राइट SPM को चूज करने के लिए हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं. 4 फैक्टर्स है जो हमें ध्यान में रखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. The first one is the relevance. The measures, whatever you are taking, should be relevant to the organization's goal and objective, and provide information on the actionable, provide information that is actionable and meaningful. जैसे आपने ROI की बात करी, so that is relevant for the project, relevant for the business. तो relevancy होनी चाहिए measures में. measure ऐसा ना हो जो relevant ना हो, organization के goal and objective के को reflect ना कर रहा हो. तो relevancy is the first. Second is data availability. So measures should be based on data, और वो data should be readily available, can be collected and analyzed in a timely manner. So your measures should be based on data, जिसको आप timely manner पे collect और analyze कर सके. जैसे हमने ROI कहा तो timely manner पे हम collect और analyze कर सकते हैं. हमने customer retention कहा तो timely manage पे हम क्या कर सकते हैं, timely manner में हम उसको collect और analyze कर सकते हैं. हमने carbon emission कहा, timely manner पे हम data को collect और analyze कर सकते हैं. So performance measures should be based on data, and that data should be readily available. Data quality measures should be based on high quality data that is accurate and reliable. Data should not be incorrect. Data should be accurate. Data should be reliable. So that is the quality of data. And the last is data timeliness. The measure should be based on data that is current and up to date. Outdated data के आधार पर अगर SPM है तो जाहिर सी बात है वो इफेक्टिव नहीं होगा. सो यू हैव द रेलेवेंस, यू हैव द डेटा अवेलेबिलिटी, डेटा क्वालिटी एंड डेटा टाइमलीनेस. क्या हो गया? रेलेवेंस, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड टाइमलीनेस.
QART, क्वार्ट कह दो उसको, और इसको ध्यान में रखना आप. These are choosing the right strategic performance measures. This is your chapter number 5. So we are done with chapter number 5. We are done with entire SM. आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का रिवीजन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ. Now this is the detailed revision. This was the detailed revision जहां हमने चैप्टर 1, चैप्टर 5 के एक एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, चैप्टर 1 टू चैप्टर 5. राइट, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके आसानी से सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं. एज फार एज बुलेट पॉइंट रिवीजन इज कंसर्न्ड, वो हम बाद में करने जा रहे हैं एट लेटर स्टेज. एफएम का रिवीजन कंटिन्यू है. आपने निश्चित रूप से ग्रुप को ज्वाइन किया होगा, नहीं किया तो अभी करो. मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, है ना. मेहनत करिए, लेकिन किसी भी तरह का एक्सक्यूज मत रखना. थॉरली रिवाइज करो, पूरे सिलेबस को रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो और अच्छी तरह से एग्जामिनेशन में लिख के आना. राइट, सो विश यू बेस्ट एंड सी यू इन एफएम. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर.